हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं बहुत सारे डेड बॉडी की सीन, जहाँ पर एक आदमी पूछने लगा यहाँ पर कितने सारे इनमेट्स थे। वो लोग कह रहे थे। मियो उसके रिप्लाई में कहने लगा मुझे लगता है 500 से ज़्यादा इनमेट्स हो सकता है यहाँ पर। गिल्ड मास्टर उन्होंने कहने लगा था हम लोग तुम्हारे मॉन्क से दांत खाने वाले हैं फैमिली इवेंट में लेट होने की वजह से। अब मियो अपने फ़ोन में देखने के बाद कहने लगा हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन खुद और अपने साथ 3 और एस रैंक के हंटर को यहाँ पर ले आ रहे हैं सपोर्ट के लिए। वो लोग 10 मिनट्स में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और ऐसा भी रिपोर्ट है सांग सो जो वांटेड है जो स्टार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो शायद यहाँ पर हो सकता है। गिल्ड मास्टर उन्होंने सांग सो के नाम को सुनकर अपने मन में कहने लगा सांग सो शायद मैंने तो इस नाम को पहले को भी सुना है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। पहले हम लोगों का सेफ्टी आता है मिहो, हम लोग को उनको रिस्क्यू करना चाहिए। सुनने के बाद मिहो कहने लगा ये मुझे रिमाइंड करा था जब आप एक फायर फाइटर थे। ये सुनने के बाद गिल्ड मास्टर इन्हों कहने लगा यहाँ पर कोई भी दांजन ब्रेक की न्यूज़ मिला है हमें। मिहो ने कहा नहीं, हमें ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं मिला है। तो फिर वो इनह्यूमन क्रिएचर वहाँ पर वो इनह्यूमन क्रिएचर क्या है। हम देख पाते ये कुछ और नहीं सांग सो के एक सामून क्रिएचर है। फिर अगले सीन हमें दिखाया जाता है 2 इंसानों के सीन को। आप एक हंटर एक लड़की को वहाँ से भाग जाने के लिए कह रहा है। फिर अगले सीन में हम देख पाते वो हंटर यहाँ पर नीचे गिर गया। हम देख पाते वो हंटर उस लड़की को बचाते हुए अपनी जान दे दिया। अब एक इनमेट कहने लगा सिर्फ एक लड़की को बचाने के लिए तुम इतनी देर तो होल्ड कर पा रही हो, यहाँ तुम लोग डेटिंग कर रहे थे, ये शायद अच्छा था अपने पार्टी के एक मेंबर को डेट कर पाना। लड़की उस हंटर के थोड़ी बार उसका नाम लेकर रोने लगा। अब उस इनमेट ने फिर से कहा रोना बंद करो, तुम भी उससे जल्दी मिलने वाले हो। कहने के बाद हम देख पाते हैं उस इनमेट ने उस लड़की के ऊपर भी अटैक कर दिया है। लेकिन अगले सीन में हम देख पाते हैं किसी ने एराइज कहा है जो हंटर अभी अभी मरा था उस हंटर के अंदर से एक शैडो जाग जाता है और वो उस इनमेट्स के शॉट को रोक देता है। वजह से वो इनमेट्स के शॉट लड़की को घायल नहीं कर पाता है। देखकर वो लड़की उस हंटर का नाम फिर से नाम लेने लगा और वो फिर से जिंदा होते देखकर वो हंटर बहुत ज़्यादा घबरा गया और कहने लगा ये क्या हो रहा है यहाँ पर, मरे हुए इंसान फिर से कैसे जिंदा हो सकते हैं। तो उसी बात सांग सोहू कहने लगा जैसे तुम लोग सामान को देखकर एक्सपेंड कर रहे हो, इसका मतलब तुम अपने ओमेन को इस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हो। मैं तुम्हें पावर दे रहा हूँ तो प्रोटेक्ट करने के लिए जो तुम्हारे लिए दिया है अपने फाइनल मोमेंट्स में। फिर हम देख पाते हैं कि सांग सो ने उस शैडो को बहुत सारे इक्विपमेंट दे दिया जिसके वजह से उस शैडो की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर वो शैडो गुस्से में आकर वो सारे इनमेट्स को मारने लगा। देखते देखते उस शैडो ने वहाँ पर कातलेआम मचा दिया। और फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं सांग सो ने उन इनमेट्स के अंदर से भी शैडोज को एक्सट्रैक्शन करना शुरू कर दिया है। और फिर उन न्यू शैडो को और ज़्यादा विलेंस को ढूंढने के लिए कह दिया। अब बेरू सुबह से कहने लगा अपने जैसा प्लान किया था शैडो सोल्जर्स के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है। अब सुबह उसका रिप्लाई में बेरू से कहने लगा इस रेट से हम लोग हर एक विलेन को शहर से बहुत आसानी से वाइप आउट कर सकते हैं। बेरू खुश होकर कहने लगा मेरे लीग ऐसी अथॉरिटी ऑफ शैडो को पोजेस करता है। तो उसका रिप्लाई तो कहने लगा मुझे तुम सही हो, मुझे पहले लगा था ये बेकार है लेकिन ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। फिर वो कहने लगा तो फिर आप फाइनली इसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तुम यंग मोनार्च। सुनने के बाद सांगसू थोड़ा सा हंसने लगा। तो देख पाते वो लड़की उस तो हंटर को पकड़ को रोने लगा है और ये देखकर सांगसू कह रहा है ये सच में इनक्रेडिबल पावर है। बेरू सोहो से पूछने लगा क्या आप इस सेतु को यहाँ पर ही छोड़ने वाले हैं। इसका रिप्लाई में सोहो ने कहा हाँ, क्योंकि वो ये सेतु एक दिन के अंदर ही गायब होने वाला है। मैं चाहता हूँ उनको अपना फेयरवेल पता से मिले। बेरू तो सुबह से कहने लगा आप अब एक बिल्कुल अलग पर्सन की तरह लग रहे हैं अब से जब आप विलेंस का सामना कर रहे थे। तो पूछने लगा क्या सच में मैं इतना ज़्यादा डिफरेंट लग रहा हूँ। अब अचानक बेरू सुबह के पास से गायब हो गया। ये देखकर सुबह थोड़ा सा चौंक गया। नहीं दोस्तों, वो बेरू नहीं और एक शैडो सोल्जर था। अब ये महसूस करने के बाद सुबह कहने लगा बहुत सारे शैडो सोल्जर अभी रिपीट हो चुके हैं। अब बेरू तो सुबह से कहने लगा तो मुझे यकीन है आप इस बार उसे ढूंढ लेंगे। इस कॉमर्स गेम के विषय का रिंग लीडर को हमें दिखाया था एक विलेन इन सारी शैडो सोल्जर्स को मार रहा है।
और एक दूसरा विलेन तो उससे पूछने लगा इधर क्या है इस सारे ब्लैक मैजिक अब इसके साथ। मैंने पहले कभी भी इस तरह के मॉन्स्टर के बारे में नहीं सुना है। तो ये पहले वाले तो विलेन को आदेश देते हुए कहने लगा प्रॉब्लम सॉल्व है, जल्दी से इन सारे को मेरे लिए क्लियर कर दो। देख पाते उनके सामने 3 सेतु सोल्जर अभी भी खड़े हैं। अब वो विलेन उससे कहने लगा ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगर हम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाते। अब इसके बारे में फास्ट करना बंद करो। परफॉर्मेंस को लेने के बाद मैं एक से ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। मैं इन डी और सी रैंक के मैजिक बीच से कभी भी नहीं हारूंगा। कि उसी पर कुछ देख कर वो विलेन बहुत ज़्यादा चौंक गया। हम देख पाते हैं अगले सीन में वो सारे सेतु सोल्जर अपना घुटने देख दिया है किसी के सामने। देख कर वो विलेन अपने मन में कहने लगा इन लोगों ने सडनली अपना नील को डाउन कर दिया है यहाँ पर। और फिर हम देख पाते हैं उनके पीछे से सुओ और बेरू आ रहा है। बेरू सुओ से कहने लगा यो मोनास ऐसा लग रहा है आपने जैकपॉट को हिट कर दिया है। सुनने के बाद विलेन का हृदय बहुत ज्यादा चौंक गया। अब सुओ कहने लगा क्या सच में? इसका मतलब वो बादशाह इनमेज का एस्केप इनमेज का हेड होगा अवांग दोंगसुक सीओ से कहने लगा सुओ से कहने लगा और जैसे बेद का साहस भी कैसे हुआ मुझे डिसरेस्पेक्ट करने के लिए? तुम ही हो जो ये सारी चीज़ों को सामन किया है। तो उसके बातों को इग्नोर करके उससे पूछने लगा तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन है। क्या तुम लोग को इतारिम की एपोस्टोल के बारे में कुछ पता है जैसे मिनसुक को पता था? दोंगसुक सीओ से कहने लगा पहले तुम थोड़ा सा रुक जाओ। तो तुम हमसे बात कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा दूर रहो। अगर तुम इतारिम की एपोस्टोल के बारे में बात कर रहे हो तो फिर मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। अगले से में हम देख पाते वो अपने पीछे है कि हांतार को सिग्नल देने लगा। अपने मन में कहने लगा अमन ताइब सांतारू का बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। जब उन्हें उनके सामने से अलग कर दिया जाता है वो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। वो लोग एक काल्ट के दार नहीं है। दोंगसुक हंसकर कहने लगा। वो हम लोग देख पाते वो पीछे वाला था हमारे विलेन थे सुओ पर आक्रमण अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन सुओ भी उसे पार कर आगे चला आया। उस विलेन को कुछ भी समझ नहीं आया यहाँ पर क्या हुआ। तो सुओ दोंगसुक से कहने लगा आप मुझे समझ में आया, तुम्हें इतारम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तुमने स्टार फेमेंट को किस तरह से हासिल किया? सुओ अपने पावर को रिलीज करते गुस्से में कहने लगा तुमने किस लिए इस धरती पर अटैक किया है? सुओ के पावर को देखकर तो दोंगसुक अपने मन में कहने लगा ये बातचे किसी भी ऑर्डिनरी सामुना टाइप के हंटर नहीं है। अब दोंगसुक सुओ से कहने लगा अगर तुमने मुझ पर हाथ भी दिया डाला तो फिर मेरा छोटा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगले सीन में हम देख पाते हैं सुओ ने अपने एक ही हाथ से दोंगसुक को तो मिट्टी में गाड़ने लगा। इसके वजह से दोंगसुक का वो कांधा पूछा से टूट भी गया और वहाँ से बिलात भी रिकॉर्डने लग गया। सुओ उससे कहने लगा मैं इसका कोई परवाह नहीं करता, अगर तुम्हारे इधर छोटे बादल एक एस रैंक है और यहाँ नहीं है, सिर्फ इतना बताओ जितना मैंने पूछा है। दोंगसुक दौड़ में ताते हुए कहने लगा छोटे भाई ने मुझे ये सब दिया है और मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मेरे पास कोई पार्टिकुलर रीजन नहीं था इस स्थिति पर अटैक करने का, सिर्फ उन गाइज को मेरे आदेश को ऑर्डर को फॉलो करते हुए देखने में मजा आ रहा था। सुओ गुस्से में उससे पूछने लगा सिर्फ इस वजह से उन सारे इंसानों को मार डाला? दोंगसुक घबरा को कहने लगा इन्हें सिर्फ बाकी सारे इन्वेस्ट को कन्विंस किया था। प्रॉब्लम सॉल्वर तुम वो क्या कर रहे हो? एक बात है वो विलेन वो पुतुल की तरह खड़े हुए हैं और अपने मन में कहने लगा वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मुझे यहाँ से भाग जाना पड़ेगा या तो भी इसका मतलब अगर मुझे दोंगसुक को एवांतर भी करना पड़े। तो उसी पर हम लोग देख पाते किसी ने उसका माइंड पर कंट्रोल कर लिया है और कहने लगा ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो उस पावर को महसूस करने के बाद वो विलेन जो पीछे मुड़ के देखने लगा और कहने लगा ये क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है एपोस्टोल के सीन को जो अपने मन में कह रहा है एस रैंकों के आने से पहले मैं सांग सुओ के स्किल को देखना चाहता था, इसीलिए अपने इनकॉन्शियस के लिए फेथफुल रहो। और फिर उसने उस विलेन पर कंट्रोल कर लिया और हमें बताया था इस विलेन के नाम है कैंग ताइसेक। इसके वजह से कैंग की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगले सीन में उसने एक स्किल कैम्पलेस के इस्तेमाल करके सुओ पर अटैक कर दिया, लेकिन सुओ ने आसानी से उस स्किल को डॉज कर लिया। इसके वजह से दोंगसुक उस स्किल के इस्तेमाल से मारा गया। ये देखकर दोंगसुक कुछ कह भी नहीं पाया और वो विलेन वहाँ से गायब हो गया। अब बेरू सुओ से कहने लगा योंग मिनाच मैंने अभी इतारियम के एपोस्टोल के पावर को फील किया है। इसके रिप्लाई में सुओ बेरू से कहने लगा चलो फिर से किसी का बॉडी को कंट्रोल कर रहा है जिसने स्टार पेमेंट्स को लिया है, लेकिन ये ठीक है इस बार क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ कहना है इस बार। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सेतु सोल्जर खड़ा हुआ है और वो विलेन हंटर एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग गया।
अगले सीन में हम देख पाते हैं उस विलेन ने इन 3 सेतु को आसानी से मार डाला और एमसी के ऊपर भी बहुत सारे काट लगा दिया। इसे देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, उसके पास स्टील स्किल है एक एसासिन टाइप हंटर का। मेरे सेंसिंग स्किल की वजह से मैं उसका एकदम फुल स्टेप को थोड़ा सा ही सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसे डॉज कर सकता हूँ, काउंटर अटैक नहीं कर सकता। दूसरी बात हमें दिखाए थे हंटर एसोसिएशन के टीम का सीन, जहाँ पर हंटर पार्क दोजिन अपने मन में सोचने लगा, अभी तो कैंग था इधर सीख के रैंक अपर ए रैंक है, टांग सू उसके जैसे एक ओपोनेंट को आसानी से हैंडल तो नहीं कर पा रहा है। उसी वक्त एमसी उससे बात करने लग गया, इतारिम का अपोस्टल तुम मुझे सुन रहे हो, सही कहा ना मैंने। ये सुनने के बाद हंटर पार्क दोजिन बहुत ज़्यादा चौंक गया। एमसी था उससे कहने लगा, अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो भी मैं तुमसे बात करना चाहूँगा। इससे पहले मैं एक्ट कर रहा था अपने एग्जिस्टेंस को बिना रिवील किए, सिर्फ एक वजह से। मैंने सोचा था अगर तुम्हें तो मेरे बारे में मालूम चल गया उसका रिस्क बहुत ज़्यादा गिरत होगा, लेकिन उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया क्यों एक आउटर स्पेस का इन्वेडर खुद को बिना देखा कर स्टारडस्ट को इस्तेमाल कर रहा है इंसान को ब्रेन वॉश करने के लिए। अगर यही केस है तो फिर शायद एपोस्टल ऑफ द इथेरियम भी बहुत ज़्यादा रिस्क में है अगर उसका असली आइडेंटिटी बाहर आ गया जैसे मेरा। लेकिन ली मिन सिंह के एक्सीडेंट से बाद से तुमने खुद को दिखाना शुरू कर दिया। ऐसा একজন जो खुद को हाइड कर देता लेकिन धीरे धीरे शो से नीचे दिखाना शुरू करेছে। इसका मतलब तुम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। अब एमसी उससे गुस्से में पूछना, क्या तुम मेरे जैसे हो जैक बिंग जो ग्रो कर सकता है। ये सुनने के बाद एपोस्टल कुछ भी नहीं कह पाता। अब एमसी अपनी सेतो पावर को इस्तेमाल करते हुए उससे कहने लगा, मैं अब अपना आइडेंटिटी और हाइड नहीं करूँगा, इसलिए अब तुम्हें भी बाहर आ जाना चाहिए। उसके अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी ने अपने सेतो पावर से हंटर कैंगताई के ऊपर अटैक कर दिया है। अब हंटर कैंगताई कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा चौंक गया। हम लोग देख पाते एमसी अगले बहुत हंटर कैंगताई के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है और अपने हाथ में एक सेदो स्पीयर लेके खड़ा है। और फिर हमें दिखाया दे हंटर कैंगताई के बॉडी के अंदर बहुत सारे सेदो स्पीयर ढुक चुका है और एमसी बहुत ही कूल अंदाज में उसे पार कर निकल गया और हंटर कैंगताई को मारने की वजह से एमसी का एक लेवल अप भी हो गया। उसके बाद एमसी इथेरियम से कहने लगा था, आप फाइट करते हैं इथेरियम के एपोस्टल। अब हम देख पाते हैं एमसी के हंटर कैंगताई को मारने की वजह से हंटर पागदू जून एक आंखों से खून निकलने लग गया। तो ये देखने के बाद उसका गिल्ड मास्टर उससे पूछने लगा, हंटर पागदू जी तुम्हारे साथ क्या गलत है। उसके रिप्लाई में पागदू जी ने कहा कुछ भी नहीं। और फिर वो अपने पावर को अपनी आंखों में रिलीज करते हुए सांग शो के नाम लेने लगा। और फिर हमें फिर से एमसी का सीन दिखाई दे जहाँ पर एमसी उन दोनों एकदम विलेन को सेदो सेल्चर में एवकेन करता है। और फिर एमसी उनसे कहने लगा, तुमने कहा था ना तुम लोग इस इंसिडेंट से विषय का मास्टरमाइंड हो, क्या तुम्हें जो मालूम भी है तुम्हारी वजह से कितने सारे मानुष मारा गया है, इसीलिए तुम्हें अब सजा मिलेगा और आपसे तुम्हें मेरे साथ फाइट करना पड़ेगा। अब एमसी अपने सेदो क्रिएशन का स्किल को इस्तेमाल करके इन दोनों विलन के एक हथियार में परिणत करने लगा। एमसी कुछ देखकर चौंकते हुए कहने लगा, ये क्या है। सेदो अपने आप एक हाइते में बदल रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के आगे एक सेदो आर्मर और एक सेदो रिंग आ चुका है। सेदो आर्मर को देखते हुए तो एमसी कहने लगा, ये रेयर ग्रेड का है। सिस्टम प्लान से हमें बताया था सेदो आर्मर का एक नेम भी है स्विंडियल्स आर्मर। और सेदो रिंग को देखते हुए एमसी कहने लगा, ये हीरो ग्रेड का है, ये पहली बार है जो ये अपीयर हुआ है। और सिस्टम प्लान से हमें पता चलता है इस रिंग का नाम है रिंग ऑफ मर्डर। और फिर अगले सीन में सिस्टम पैनल से हमें बताया जाता है एमसी आप हीरो ग्रेड के सेदो का क्रिएशन कर सकता है। सिस्टम एमसी को बताता है अगर एमसी इस आइटम के स्पेशल आइटम में बदलना चाहता है इसलिए तो फिर उसे इस आइटम को एक नाम देना पड़ेगा। अब सिस्टम एमसी पूछते हैं, क्या तुम कोई नाम देना चाहते हो। ये देखने के अब एमसी अपने मन में कहने लगा, क्या नेमिंग इट। हाँ सही कहा, द सेदो आइटम में कॉन्टेक्ट के साथ कॉन्टेक्ट स्किल के साथ इस तरह का एक इफेक्ट भी था। हाँ मुझे याद है। अब हमें दिखाई दे सिस्टम प्ले में एमसी का सेदो आइटम कॉन्टेक्ट लेवल 1 में ही है। फिर अगले दिन में एमसी इस रिंग को नाम देता है कीरा। दोस्तों मैं यहाँ पर डेथ नोट वाला कीरा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सिस्टम एमसी को बताता है सेदो आइटम नेमिंग मैनुअल हैज बीन क्रिएटेड। नाम दिया हुआ सेदो आइटम एमसी के साथ ग्रो कर सकता है। इस तरह का आइटम फास्ट ओयर के साथ बाउंड हो जाता है। नाम दिया सेदो आइटम लेवल्स को इंक्रीज कर सकता है और एक्सपीरियंस भी हासिल कर सकते हैं अपने विल्डर के पास से। और इसका लेवल बढ़ने के साथ साथ इस आइटम से अपना सोल्जर्स का स्टेट को शेयर कर सकता है अपने विल्डर के साथ।
और फिर हमें दिखाई दे सेतो आइटम कीना अभी सिर्फ लेवल 1 में है। ये देखने के बाद एमसी खुद से कहने लगा था इस वेपन को एक लेवल मिल चुका है, मैं इसके साथ स्टेट को शेयर कर सकता हूँ अपने साथ जो मेरे जो इसके पास एक सेतु सेल्जर के रूप में था। तो फिर अगर मुझे और भी ज्यादा हीरो ग्रेड का आइटम और हायर आइटम्स मिला, इसका मतलब मैं और भी जल्दी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। इस एबिलिटी के साथ मैं अपने डेथ के पास जल्दी पहुँच सकता हूँ। और फिर अगले सीन में हमें दिखाई दे एक वेयरवुल्फ का हैन को जो आसानी से सेतु सोल्जर्स को मार रहा है। बहुत ही आसानी से उसने एक साथ 4 सेतु सोल्जर को खत्म कर दिया। ये महसूस करके एमसी थोड़ा सा चौंक गया। बेरू एमसी से पूछने लगा क्या गलत है लिटिल रॉड। अब एमसी बेरू से कहने लगा कुछ चीज हमारी तरफ आ रहा है, सारे सेतु सोल्जर को खत्म करते हुए वो आ गया। तो फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं एमसी के सामने क्या बिल्डिंग को तोड़ते हुए एक वेयरवुल्फ वहाँ पर आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक सेतु सोल्जर का सर है। अब वो वेयरवुल्फ एमसी से कहने लगा मैंने यहाँ पर ब्लैक पिलर को राइज करते हुए देखा और मैं इसीलिए मैंने जल्दबाजी में यहाँ पर आ गया। एक हंता तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इसे देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा एक बीस्ट बात कर रहा है, इस तरह का बीस्ट यहाँ पर कैसे हो सकता है। अब बाइक गिल्ड का मास्टर एमसी से कहने लगा तुम मिस्टेकन कर रहे हो, मैं कोई बीस्ट नहीं हूँ, मैं हूँ बायो के हूँ गिल्ड मास्टर ऑफ द व्हाइट टाइगर गिल्ड। तो ये सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा तो ये व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। लोग कहते हैं एक एस रैंक का हंटर है जिसके पास रियल ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी है। अब बायो को ऊन हुई एमसी से कहने लगा तुम्हारे अंदर से बहुत ज्यादा ब्लड का गंध आ रहा है, तुम क्या हो। अब एमसी बायो को ऊन से कहने लगा था मैं एक हंटर हूँ जो यहाँ पर इंसानों को बचाने के लिए आया है। बायो को ऊन एमसी से पूछने लगा तुम्हारा नाम क्या है। उसका रिप्लाई दे कहने लगा मेरा नाम है सांग सू हो, मुझे मालूम है मैं अभी हंटर एसोसिएशन के द्वारा वांटेड हूँ लेकिन मैं तो इनोसेंट हूँ। अब बायो को उन बहुत ज्यादा हंसते हुए एमसी कहने लगा तो भी तुम ही वो गाय हो, तुम बहुत ज्यादा बोल दो ओपनली एडमिट करने के लिए तुम एक वांटेड हो। स्टारडस्ट को एस्टिबल करने के लिए ये नहीं है, या तो भी व्हाइट टाइगर गिल्ड के भी कुछ मेंबर्स इस स्टारडस्ट के वजह से सफर किया है। उससे बायो को उन हो एमसी से पूछने लगा अगर तुम सच में इनोसेंट हो तो भी तुम ये किस तरह से प्रूव करोगे। उनसे बिना दौड़े उसका अंगुली को पकड़ते हुए कहने लगा क्या तुम ये बात के लिए बचा सकते हो, अभी हम लोगों के पास लोग कम है इसीलिए तो एक एस रैंक अंतर आया है, इसलिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। चलो इंसान को बचत है तो अब बाघ यून के चोरते हुए एमसी से पूछने लगा क्या तुम्हें मालूम है तुम क्या अभी किस सिचुएशन में हो। इसका रिप्लाई में एमसी उससे कहने लगा हंटर के हिस्से में हमें पहले इंसानों को बचाना चाहिए। ये सुनने के बाद बायो के ऊन हो को कुछ याद है उसका एक पास का मेमोरी जहाँ पर उसका टीम लीडर उससे कह रहा है अगर हम लोग एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट करेंगे ऐसा इंसान जिसे बचाया जा सकता था वो अपना जिंदगी खो देगा। इसीलिए कौन सा चॉइस करना है ये सोचकर वक्त बर्बाद ना करके हम लोग को नेसेसरी चॉइस को पहले लेना पड़ता है, उसके बाद हम लोग राइट वन के बारे में सोच सकते हैं कि हाँ यही काम रेस्क्यू टीम को नहीं करना चाहिए। इस बात को याद करने के बाद बायो को उन्होंने एमसी से कहने लगा एक सेकंड के लिए रुक जाओ, मैंने तुम्हारे नाम को पहले कोई बार सुना है। एमसी को पाको तो बायो को उन्होंने कहने लगा तुम हमारे कैप्टन का ग्रैंडसन हो, उसका नाम भी सांग सुहो था। और भी हंता बायो को उन्होंने एमसी से कहने लगा तो तुम हमारे कैप्टन सांग इल हुआन्स का ग्रैंडसन हो। तो दोस्तों यहाँ पर देख पाते हैं एक बीच का सीन जहाँ पर 2 सोल्जर खड़े हुए हैं, उनमें से एक सोल्जर कहने लगा कहते क्या है हमारे लिए संभव भी है सारी देर यही को टेक केयर करना दे जो लोग अभी तो रेम्पेजिंग कर रहा है, मैंने सुना है उनके खिलाफ तो बुलेट्स भी काम नहीं करते हैं। उसके रिप्लाई में उसका स्क्वाड लीडर कहने लगा हम लोग और क्या ही कर सकते हैं, हम लोग को अपने उदास को फॉलो करना पड़ता है। अब वो सोल्जर फिर से कहने लगा लेकिन आपको नहीं लगता वहाँ का एटमोसफियर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है कुछ देर से। इसके रिप्लाई में उसका स्क्वाड लीडर ने कहा तुमने सच कहा, ऐसा लग रहा है वहाँ वो बहुत ज़्यादा कैओस मचा हुआ है। और फिर हमें दिखाई देते व्हाइट टाइगर गिल्ड लीडर को जिसने आसानी से बहुत सारे क्रिमिनल को अपने एक ही पांच से मार डाला, और दूसरी तरफ सांगसो जिसने भी आसानी से बहुत सारे क्रिमिनल को मारने लगा। और दोस्तों सच में यहाँ पर सांगसो को कुछ ज्यादा बेसी कूल लग रहा है। और फिर वो दोनों अपने पावर को रिलीज करते हुए एक दूसरे को एक पोज देने लगा। अब बायो को उन्होंने एमसी से पूछने लगा एक सामोन टाइप स्किल होने के बाद भी तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है जैसा एक्सपेक्टेड था कैप्टन सांग इल हंस प्राइज से। अब ये सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा इसे मालूम था व्हाइट टाइगर जो गिल्ड मास था मेरे ग्रैंडफादर के जूनियर थे जब वो लोग फायर फाइटर थे। अभी एमसी बायो को उन से कहने लगा आप भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है गिल्ड मास्टर बायो को रैंक हंटर्स आर रियली डिफरेंट। ये सुनने के बाद बायो खुनू कहने लगा तो मुझे सो अपने अंकल को हो। और फिर एमसी तो उससे पूछने लगा अभी के लिए मैं चारों तरफ सो नॉइजली रेंसेकिंग कर रहा हूँ जैसा आपने मुझे कहा था, लेकिन इसके वजह से सारे विलेन अभी छुप नहीं जाएगा।
ये सुने बाद बायो को उन्होंने हंसते हुए एमसी से कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुम रेस्क्यू स्क्वाड के एक न्यूबी हो। ये सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, लेकिन मैं रेस्क्यू स्क्वाड का मेंबर नहीं हूँ। फिर बायो को उन्होंने अपने पावर को रिलीज करते हुए एमसी से कहने लगा, हमारा असली काम विलेन्स को मारना नहीं है, यहाँ पर सही कहा ना मैंने, वो है सारे इंसानों को बचाना। फिर अगली सीन में बायो को उन्होंने अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से एमसी बहुत ज्यादा पीछे घिसट गया। फिर बायो को उन्होंने फिर से एमसी से कहने लगा, इतना आता यहाँ पर हम लोग हमारे पेजेंस को दिखाएंगे, उतना ज्यादा हार्ड हो जाएगा विलेंस के लिए एक्ट करना। ये बहुत ज्यादा अच्छा है अगर हम लोग इंसानों की सेफ्टी को कंसिडर करे। सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, सच में एक सर्टेन पॉइंट से मैं सिर्फ विलेंस को खत्म करने के बारे में सोच रहा था। फिर एमसी गिल्डमास्टर बायो को उन्होंने देखते हुए अपने मन में कहने लगा, तो फिर ऐसा होता है एक गिल्डमास्टर जिसका काम है पूरे गिल्ड के ऊपर ओवरसी करना। और फिर बायो को उन्होंने एमसी से कहने लगा, तो फिर हम लोग अपने हाथ को फिनिश क्यों नहीं करते। तो अगले सीन में हम लोग देख पाते वो दोनों आगे बढ़ रहे हैं और बायो को उन्होंने एमसी से पूछना, क्या तुम्हारे पास कोई भी गर्लफ्रेंड है, जिसके रिप्लाई में एमसी कहने लगा नहीं। बायो को उन्होंने कहने लगा, तो फिर ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, मेरी दूतावास भी अभी पूरी तरह से सिंगल है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कैप्टन सांग इलहान के साथ रिलेशनशिप में आने का। सुनने के बाद एमसी चौंकते हुए कहने लगा, क्या। और फिर अगले सीन में हमें एक हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है, इसके अंदर से एस रैंक हंटर मिहो के साथ बात कर रहा है। और फिर वो कहने लगा, हाँ हंटर मायो को मिहो एक कॉन्फर्म हो चुका है। हम लोग देख पाते हैं नीचे से बायो को मिहो उन्हें अपना हाथ दिखाकर इशारा कर रहा है, और हम लोग देख पाते हैं बायो को मिहो के पीछे बहुत सारे सिटीजन जमा हो चुका है। ये देखने के बाद वो एस रैंक हंटर मायो को मिहो से कहने लगा, तुम्हारे बहुत अच्छा काम किया है, तुमने हर एक डिस्प्लेस हंटर्स और ऑर्डिनरी सिटीजन को वहां से निकाल लिया है। इसके रिप्लाई बायो को मिहो कहने लगा, ये सिर्फ मैंने इसमें अपना काम किया है। फिर वो हंटर कहने लगा, मैं वहाँ बहुत सारे ब्लैक फिगर को देख पा रहा हूँ, जो लोग उस सिटीजन के विलेंस और सिटीजन के बीच में खड़ा हुआ है, या वो लोग कोई मैजिक बीस्ट है। सुनने के बाद बाघ मियो कहने लगा, मैं अभी के लिए थोड़ा सा भी श्योर नहीं हूँ उनके बारे में, मेरे लिए बहुत ज्यादा हाथ है उनके बारे में पता लगाना अभी के लिए। और एक ऐसे हंता कहने लगा, तो फिर मैं उन्हें अगर एलिमिनेट कर दूं तो भी किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। सुनने के बाद वो एस रैंक हंता थोड़ा सा चौंक गया। फिर वो एस रैंक हंता उस हेलीकॉप्टर गेट को खुलते हुए कहने लगा, मैं इन सभी को एलिमिनेट कर दूंगा विलेंस के साथ। दोस्तों मुझे अभी इसका नाम थोड़ा सा भी याद नहीं आ रहा है। वो और एक हंता उसे रोकने के लिए कहने लगा, लेकिन उस हंता लिम्ब ने वहां से जाम को दिया है। देखने के बाद वो हंता कहने लगा, ये क्या हो रहा है। तो अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं हंता लिम्ब डायोग को नीचे गिरते हुए, फिर वो अपना एक विशाल स्किल की मदद से उन सभी शैडो सोल्जर्स के ऊपर निशानी लगाने लगा। तो दोस्तों आप लोग भी देख सकते हैं उसका रेंज कितने ज्यादा है, एक से बहुत सारे निशाने को लगा सकता है। फिर अगली सीन में हम लोग देख पाते हैं वो अपने बो के अंदर से बहुत सारे एरो को छोड़ने लगा, और वो सारे एरो जा कर सारे शैडो सोल्जर को लगने लग गया। इसके वजह से हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे शैडो सोल्जर वहाँ पर खत्म हो जाता है। ये देखने के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा हुआ कहने लगा, ये क्या हो रहा है। इसके रिप्लाई में बायो को उन्होंने कहने लगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो हमारे साइड में ही है। हंटर एसोसिएशन से तरफ से सारे एस रैंक हंटर यहाँ पर एनफोर्समेंट की तरह से आया है। ये सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा खुश हो कहने लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब विलेंस के बाद ज्यादा फ्रीडम नहीं होगा इस सिटी के अंदर एक्ट करने का। हम लोग देख और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं हंटर लिम ने सांग शो को देख लिया है। इसके वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है। फिर अपने पावर को रिलीज करते कहने लगा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया सांग शो। फिर वो अपने वाइस गिल्ड मास्टर के फ्यूनरल को याद करते हुए कहने लगा, अगर तुमने स्टार पाउडर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता तो फिर वो जिंदा होता। फिर वो अपने पूरे पावर के साथ हंटर सांगो शो पर अटैक करने लग गया। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं ताकतवर एरो हंटर सांगसो की तरफ आगे बढ़ने लग गया। देखने के बाद एमसी थोड़ा सा चौंक गया, लेकिन बाघों को उन्होंने आसानी से उस एरो को अपने एक हाथ से रोक दिया। ये देखने के बाद हंटर लिम बहुत ही स्पीड से उनके कोड़ी आने लगा। फिर हंटर बायो को उन्होंने कहने लगा, तुम एक वांटेड क्रिमिनल के साथ क्या कर रहे हो। ये सुने हुए हंटर बायो को उन्होंने उसे समझाते हुए कहने लगा, यह बस शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, पहले हम लोग को बात करना चाहिए। इसके रिप्लाई में हंटर लिम कहने लगा, यही वो है जिसने अपने बात करने के चांस को रिफ्यूज कर दिया था, एसोसिएशन के साबुन को डिक्लाइन किया था और वहां से भाग गया था। वो एक विलेन है। सुनने पर घबरा को बायो को कहने लगा, उसे एक विलेन कहना, वो भी किसी भी बयान के बिना ही। मैं समझ पा रहा हूँ तुम लिंग मियो सिंह के पीछे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हो, लेकिन सो इंसान को बचाने की कोशिश कर रहा था सिर्फ। अगले से बाबू गुनों कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा चौंक गया। और फिर हम लोग देख पाते हंटर ली अपने पावर को रिलीज करते सुबह से पूछना तुम्हारे क्या रिलेशनशिप है बायो को उन्होंने के साथ। सुनने पर हंटर बायो को उन्होंने भी अपने पावर को रिलीज करने लगा, और फिर वो फिर से अपने ऑयल रूप फॉर्म में आ गया और कहने लगा, ऐसा लग रहा है बातें सिर्फ तुम्हारे स्काल के अंदर नहीं जा सकता, मुझे तुम्हें पहले शांत करना पड़ेगा। और फिर वो दोनों ही अपने अपने पावर को रिलीज करने लग गए यहाँ पर। इसके वजह से उन दोनों के पावर के बीच में यहाँ पर क्लैश होने लग गया, और उसका अवतार भी इतना था एमसी भी पीछे हटने लग गया।
ये देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा और ऐसा ही चलता रहा तो फिर वो दोनों साथ में फाइट करेंगे। यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए। और उसी वक्त कोई और यहाँ पर आने लगा। वो यहाँ पर आने पर कहने लगा हर कोई थोड़ा सा शांत हो जाओ। और हम लोग देख पाते ये भी एक और एक गिल मास्टर है। इस तरह के क्राइसिस के अंदर तुम दोनों हंटर्स यहाँ पर क्या कर रहे हो। इन लोगों को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा तो कहने लगा यहाँ पर इतने सारे एस रैंक क्या कर रहे हैं। यहाँ तो भी एसोसिएशन का चेयरमैन थे वो जो जिन चियोल भी है। उन्हें देखने के बाद बायक उन्होंने कहने लगा अब ऐसा लग रहा है मैं किसी के साथ थोड़ा सा बात कर सकता हूँ। तुम लोग देख सकते हो सुओद गैंगस्टन है मेरे कैप्टन का जिनका मेरे ऊपर बहुत सारी एहसान है इसलिए मैं उसके लिए भावुक कर सकता हूँ। सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो लोग कुछ भी नहीं समझ पाते और उन पर गुस्सा करने लगा। और ये सुनने के बाद बायक मीहो बायक उन्होंने से कहने लगा सिर्फ क्योंकि वो एक रिलेटेड है किसी ऐसे बांधे से जिसे आप लोग जानते थे जो आप रेस्क्यू स्क्वाड में थे। आपको अच्छी तरह मालूम है ये थोड़ा सा भी कॉन्विक्शन नहीं है मैंने सही कहा ना। ये सुनने के बाद बायक उन्होंने कहने लगा मीहो और उसी बहुत और एक अंदर कहने लगा मैं लीम तायुक के साथ पूरी तरह से एग्री करता हूँ। यहाँ पर कोई भी ऐसा रीजन नहीं है हमारी वजह उस पॉजिटिव को गिरफ्तार ना करने का जिसने हमें वितरित किया है हमारे शास्त्र को। यहाँ तो अभी हंता जो चोई जो जिंग जोंगहिन तुम भी। सो दोस्तों इसका नाम हंता चोई जोंगहिन है तो भी मैं सिर्फ हंता चोई कहने वाला हूँ। और हम लोग देख पाते हैं इटानियम के एपोस्टोली को जो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता। सुनने पर हंता लिम तांग कहने लगा ऐसा लग रहा है सारे हंता मेरे से सेम ओपिनियन रखता है। तुम क्रिमिनल को डिफेंस करने वाले सिर्फ अपनी पर्सनल फीलिंग्स के वजह से। और फिर हंता लिम तांग बहुत ज्यादा गुस्सा करके कहने लगा पीछे हाथ जा बागुन हो जब तो तुम पीछे हाथ सकते हो अगर तुम पीछे नहीं हाथोगे तो फिर मुझे पहले तुम्हें क्रॉस करना पड़ेगा। सुनने के बाद हंता बागुन हो थोड़ा सा घबरा कर उनसे कहने लगा लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा यहाँ पर जाते पहले बात करना चाहिए हमें। और एक हंता कहने लगा मुझे भी ऐसा ही लगता है हमें यहाँ बात कर लेना चाहिए। ये सुनने के बाद हंता बायक उन्हों और एमसी बहुत ज्यादा चौक जाता है। बाकी से हंता भी थोड़ा सा चौक गया। या तो लिम तागियो भी कुछ भी समझ नहीं पाता। फिर हमें बताया ये हंता कोई और नहीं चेयरमैन और जीन चूल है। अब चेयरमैन वो एमसी से पूछने लगा क्या तुम अपने इनोसेंस को प्रूव कर सकते हो। हंता सांग सुओ। और दोस्तों यहाँ पर एमसी हर एक एस रैंक के हंता से कहने लगा तो फिर मैं क्यों ना हर किसी के पिछले जो दुनिया का जो मेमोरीज को चेक करता हूँ। इसको सुनने के बाद इटानियम के एपो से थोड़ा सा दौड़ने लगा। और फिर अगले सीन में एमसी सेदोकी को बाहर निकलते हुए कहने लगा यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान का भी। ये सुनने के बाद बायक उन्होंने कहने लगा क्या मेरे पिछले जिंदगी का मेमोरीज। जो सुनने के बाद बायक मियो उन दोनों को रोकते हुए कहने लगा या तो भी आगे कहता के लिए जाऊँ के बाद ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा स्टेज बन चुका है तो अब भी इस तरह का कोई भी मैजिकल थिंग सेंस नहीं बना था। फादर आपको इतना तक खतरनाक चीज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगली बॉल बायक उन्होंने उसके बाद को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगा जिसे देखने के बाद बायक मीहो बहुत ज्यादा घबराने लगा। फिर बायक उन्होंने एमसी के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा मैं सुबह यकीन करता हूँ। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते उस की के मदद से बायक उन्होंने के चारों तरफ शैडो पावर निकलने लगा। ये चीज को देखने के बाद बायक मीहो घबराते हुए कहने लगा मैंने भी आपको पहले ही कहा था कुछ करने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए। फिर अगली बॉल में हम लोग देख पाते हैं बायक उन्होंने थोड़ा सा कांपने लगा और फिर रोते हुए कहने लगा कितना स्ट्रेंज है मैंने कभी नहीं सोचा था जिस मेमोरी को मैं इतने सालों से भूल चुका हूँ वो इतना तो वार्म लिखने लगा। ये सुनने के बाद हंटर लीम और हंटर चोई कुछ भी नहीं कह पाता। अगली बार इटानियम के एपोस्टोले भी इस चीज को देखने लगा और बायक भी अभी भी घबरा रहा था। और इन लोगों को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगे बहुत ज्यादा ताबलसम है। और वो इटानियम अपने मन में कहने लगा तो भी ये वर्ल्ड पहले ही एक बार रिसर्च में जा चुका है वो कि मेरे साथ रिएक्ट नहीं करने वाला है क्योंकि मैं इस वर्ल्ड में नया हूँ। अगर ऐसा हुआ तो भी हर कोई मुझ पर सस्पेंस कर सकता है। और भी बायक मियो एमसी से कहने लगा मेरे साथ भी यही करो। चीज को देखने पर इटानियम के एपोस्टोले बहुत घबरा को अपने मन में कहने लगा मुझे क्या करना चाहिए अब या मेरे पास जितने भी बिलीवर्स है उनके साथ ही मुझे इस एक वार को स्टार्ट कर देना चाहिए नहीं या तो भी आगे मेरे पास हजारों बिलीवर्स हुआ मेरे करंट पावर के साथ वो थोड़ा सा भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा इस पिजन एक्सचेंज से ज्यादा। अभी मुझे जो डिसीजन करना पड़ेगा वो है उसी पर उसके सोच को काटते हुए बायक मियो कहने लगा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो सुनने पर एपोस्टोले कुछ भी नहीं समझ पाता। ये चीज को सुनने पर एमसी थोड़ा घबराते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है तुम्हें अपनी पिछली दुनिया का मेमोरीज को याद रहना चाहिए था थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। और फिर बेरू बाहर निकल कहने लगा ऐसा हो सकता है शायद इस ओमेन के जितने और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो अपनी पिछली जिंदगी के मेमोरीज को रिकवर नहीं कर सकता। एमसी थोड़ा घबराते हुए क्या बेरू। फिर अगली बार बेरू को देखने के बाद बायक मियो कहने लगा इस कमजोर देखने वाले इंसेक्ट के साथ क्या प्रॉब्लम है। इसके रिप्लाई में बेरू गुस्से में चिल्लाते उससे कहने लगा तुम किसे कमजोर कह रहे हो मैं तुम्हें फाड़ डालूंगा। ये सुनने के बाद एमसी बेरू से कहने लगा तुम अपना एक्सप्लेन को कंटिन्यू करो। और फिर बेरू एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा पिछला दुनिया 20 सालों पहले जो सारे इवेंट हुआ था उससे बना था या तो भी इस कारण टाइमलाइन भी जो माना आप एग्जिस्ट करता है। अगर तुम इस फैक्ट को कंसिडर करोगे इस पीस के वजह से 20 साल पहले यहाँ पर कोई भी माना नहीं था ये थोड़ा सा भी चेंज नहीं होगा यहाँ पर कुछ चीजों का बदल जाना। अगर मैं दूसरी बातों से कहूँ तो फिर ये औरत पिछली दुनिया में जन्मा ही नहीं था। जो सुनने के बाद में घबराते हुए कहने लगा क्या मैं
ये चीज को सुनने के बाद एमसी भी बहुत ज्यादा शॉक हो गया और फिर अगले ही पल एमसी इथेरियम की एपोस्टोलिक और भी उस शैडो को इस्तेमाल करने लगा। इसे देखने के बाद वो इथेरियम की एपोस्टोलिक कहने लगा, मुझे भी लग रहा है मुझे भी कुछ भी याद नहीं आया है। जो सुनने के बाद वेरू भी कुछ नहीं कह पाता और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, या तो कभी हांता पाक दोजो में पिछले वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता था। और फिर अगली बॉल वो इथेरियम पीछे कूदते हुए कहने लगा, तो फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो यार बायो में वो बायो को उन्होंने चिल्ला कर कहने लगा, फादर क्या मैं पिछली दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था? इसके रिप्लाई में बायो को उन्होंने घबरा तो कहने लगा, हाँ उसके बारे में। और फिर अगली बॉल को कहने लगा, क्या तुम्हें नहीं लगती बहुत ज्यादा अमेजिंग है? जो सुनने के बाद एमसी कुछ भी नहीं समझ पाता। फिर अगली बॉल एमसी थोड़ा शॉक हो कहने लगा, चेयरमैन जो आप क्या कहना चाहते हैं? इसके जवाब में चेयरमैन वो कहने लगा, वो पीस है जिसे हांता सांग जिनो ने चुना था। काउंटलेस ऐसे इंसान जो लोग दूसरे वर्ल्ड में जन्मा ही नहीं थे, वो लोग इस टाइम लाइन में जिंदा भी है, बहुत ज्यादा अपने जिंदगी को खुशी से जी भी रहा है। अभी ये सुनने के बाद एमसी अपने सामने देखते हुए कहने लगा, फादर। और फिर अगली बार एमसी थोड़ा मुस्काने लगा और फिर एमसी हर किसी से एक साथ कहने लगा, हर कोई आगोश हमारे इसी वक्त में इन्वेस्ट कर देता है तो फिर ये वर्ल्ड बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या तुम सभी अपने पावर को मुझे लैंड करने दे सकते हो? फिर अगले ही बॉल हमें एक लाइव न्यूज का सीन दिखाया था है, जहाँ पर एक एंकर में कहने लगा, ईशान विजन के अंदर से बेलून का एस्केप केस जो इंसिडेंट हुआ था उसने एक नेशनल अप्रोच तोड़ी कर दिया था, वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सिर्फ एक बार से विलेंस को आइडेंटिफाई करना बाकी है। इतनी जल्दी सिचुएशन को काबू में आने पाने का वजह है कोई रेस्पॉन्स। और उस जगह पर जो सिविलियंस थे उन लोगों ने कहा है अगर कुछ शेडो जो लोग ह्यूमन फॉर्म में थे वो लोग एपीआर नहीं होते तो फिर ये और भी ज्यादा गैर डैमेज हो सकता था। हम लोग को उस शेडो ह्यूमंस के बारे में इन्फॉर्मेशन भी मिल चुका है, वो एक हंटर्स का स्किल है और ये चीज को कन्फर्म कर दिया गया है, वो एक ई रैंक हंटर सांग सुओ को बिलोंग करता है। और उस एंकर के पीछे हम लोग स्क्रीन में एमसी और एक सोल्जर सोल्जर को दिख पाते हैं। और फिर अगली बार रिपोर्टर फिर से कहने लगा, मिस्टर सांग सुओ जो उस चीन में हर किसी से पहले पहुंच गया था, उसने बहुत सारे सिविलियंस की मदद किया है। उसने कहा है वो एक री से गुजरा है उस वक्त के क्राइसिस की वजह से। वो वक्त जब उसने दूसरों के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था, उसने तो एक री की वजह से वो पावर को हासिल कर पाया जिससे वो दूसरों को मदद कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते ये चीज के ये न्यूज को एक हंटर सुन रहा था और फिर न्यूज रिपोर्टर फिर से कहने लगा, हंटर सांग सुओ ने अपने पावर को बिल्कुल अच्छी तरह से इस्तेमाल किया और एक ऐसा हीरो बन गया जो बहुत सारे इंसानों की जिंदगी को बचा पाया। और फिर वो हंटर इस न्यूज को देखते हुए गुस्से में कहने लगा, सांग सुओ। फिर अगली बार हमें दिखाया था एमसी उस न्यूज को देख रहा था और वो तो रिपोर्टर फिर से कहने लगा, ये हमारा रिपोर्ट है तो एक ऐसे हीरो के बारे में जिसने तो क्राइसिस के बाद एपीआर हुआ था। इस न्यूज को देखने के बाद एमसी कहने लगा, हर को ये क्या कह रहा है? जिसके रिप्लाई में चेयरमैन वो कहने लगा, हम लोगों ने इसके बारे में खुद के विषय डिस्कस कर लिया था और फिर इसे बेस में भेज दिया था। ये वर्किंग एक रियाज चीज है लेकिन ये पूरी तरह से नॉन एग्जिस्टेंस नहीं करता, वो भी सारे इंसान इसे जरूर एक्सेप्ट कर सकता है। सुने भाई एमसी उससे कहने लगा, लेकिन मेरे पास कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है इसे छुपाने का। वो सुने के बाद हंटर सोच थोड़ा सहाय करने लगा। अगली बार कहने लगा, तुम ये तो नहीं सोच रहे हो ना तुम पूरी दुनिया को ये बताने वाला हो, तुम एक लेवलिंग हंटर हो तो रूल के खिलाफ है, उन सभी को शुभ कैवस ही फॉलो करता है और कोई सांसों को जांच करके जैसे उन्हें सही लगता है। और एक अपीयरेंस के अरे इरेगुलर का अपीयरेंस तुम्हें हर किसी का शत्रु बना देगा। तुमने कहा था तुम्हारे पास 3 गोल्स है। सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा घबराता है। अगली पॉइंट में एमसी अपने पुराने बात को याद करते हुए कहने लगा, पहला चीज है मेरे ग्रोथ। और भी एमसी उन सभी से कहने लगा, मैं चाहता हूँ तुम सभी मुझे लेवल अप और लेवल अप करके इतना ताकतवर बनने में मदद करो जिससे मैं अपने फादर के साथ मिलकर फाइट कर सकूँ। और मेरा दूसरा गोल है जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा हंटर्स को गैदर करना उस अवतार गॉड्स के खिलाफ। हमें इस दुनिया के सारे फोर्सेस को मोबिलाइज करना पड़ेगा और उनके खिलाफ कॉन्फ्रंट करना पड़ेगा। और मेरा आखिरी और थर्ड गोल है उस इथेरियम के एपोस्टोलिक को एलिमिनेट करना। एमसी कोल तौर में अपने फादर के बारे में सोचते हुए कहने लगा, जो मैं इस 3 गोल को हासिल कर लूंगा उसके बाद मैं अपने फादर को हेल्प करने के बारे में सोच रहा हूँ जो अकेले ही फाइट कर रहे हैं। फिर प्रेजेंट में हंटर चोई फिर से कहने लगा, अगर तुम इस दुनिया के फोर्सेस को गैदर करना चाहते हो उस इथेरियम के खिलाफ फाइट करने के लिए तो फिर तुम्हें सिर्फ इंथुसियाज्म होने से कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने पब्लिक इमेज के साथ और भी ज्यादा सतर्क रहना और इसके बारे में सोचते रहो जिस तरह से तुम हर एक इंसान के हार्ट को मूव कर सकते हो जैसा तुम चाहते हो। ये सुने भाई एमसी थोड़ा सा घबरा तो अपने मन में कहने लगा, या तो भी मैं कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि वो बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी है जिन्हें मुझे कंसिडर करना चाहिए था मेरे लेवल अप के अलावा भी अपने गोल को हासिल करने के लिए। इसलिए मैं इसे अकेले नहीं कर सकता, मुझे हर किसी के स्ट्रेंथ को बड़ो करना पड़ेगा। और भाई एमसी अगली बार उन सभी से कहने लगा, तुम लोग जिस तरह से मुझे एडवाइस दे रहे हो मैं एज्यूम कर रहा हूँ तुम सारे मुझे हेल्प करने वाले हो, मैंने सही कहा ना? तो सुनने में हंटर बायक होने कहने लगा,
हाँ जरूर, ठीक है। तुम कैप्टन सांग इलान के साथ गैनसान जो हो, हांता सांग जुनो के साथ सान भी हो, मेरी क्या लास्ट आशा भी हो, कि इन सभी के ऊपर तुम्हारे एक्सेस ने मेरे हाथ को मूव कर दिया है। सु हो व्हाइट टाइगर गिल तुम्हें जरूर असिस्ट करेगा। अभी अगली बार हांता चोई कहने लगा, मैं तो अभी हांता सांग जीनो के लिए भी इटालियन को फेस करना मुश्किल हो रहा है। मुझे नहीं मालूम मैं तुम्हें हेल्प कर पाऊंगा या फिर नहीं, लेकिन मैं इस दुनिया को रिश्ते होते हुए नहीं देख सकता। आम हांतार गिल तुम्हें जरूर असिस्ट करेंगे। ये सब कुछ सुनने के बाद चेयरमैन हूँ अपने मन में कहने लगा, उसने आसानी से हांतार बायक उनो और हंता चॉय जोंगिन को माना लिया। अब यहाँ पर सिर्फ बाकी है अगले सीन में हर कोई हंता लिम ताइगो की तरफ देखने लगा, जहाँ पर लिम ताइगो पहले कुछ भी नहीं कहता। और फिर अगली बॉल में एमसी से पूछने क्या ये सच है तुमने ली मिंग सिन को मारा है? जो सुनने के बाद हंता बायक उनो चिल्लाकर कहने लगा हांता लिम ताइगो। इसी वो एमसी उसके रिप्लाई कहने लगा हाँ मैंने उसे मारा है। अभी हांता लिम ताइगो फिर से एमसी बोले सुओ उसके आखिरी वक्त में उसके अपीयरेंस क्या था, जिसके जवाब में एमसी कहने लगा उसी एपोस्टल के इटालियन ने पोजेस कर लिया था उस स्टार पाउडर के इफेक्ट की वजह से। और भी हांता लिम ताइगो फिर से पूछा तुमने किस लिए उसे अप्रोच किया था? मैंने इस चीज को पहले ही कन्फर्म कर लिया था, वो इटालियन के साथ मिलकर काम कर रहा था, इसलिए मैंने उससे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश किया। ये सुनने के बाद हांता लिम ताइगो कहने लगा कि वो इटालियन के साथ किस लिए कोऑपरेट कर रहा था, जिसके जवाब में एमसी कहने लगा मुझे नहीं मालूम। फिर अगली बार एमसी लिम ताइगो को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, सॉरी दोस्तों, लिम ताइगो अपने मन में कहने लगा मुझे पहले ही मालूम है सांग सुओ ने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं उससे इस सारे क्वेश्चन पूछ रहा था। उसी वक्त एमसी हांता लिम ताइगो से कहने लगा क्या तुम मिस्टर लिम मिनसू के आखिरी मोमेंट्स के बारे में जानना चाहते हो? हांता लिम ताइगो सुनने पर हांता लिम ताइगो थोड़ा सा घबराता है। अभी अगले बॉल में एमसी कोल तो मारती उससे कहने लगा उसके आखिरी वक्त में हंस रहा था, जो सुनने के बाद हांता लिम ताइगो थोड़ा सा घबराते पूछने लगा वो हंस क्यों रहा था, जिसके जवाब में एमसी ली मिनसी को याद कहने लगा मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसा कर रहा था। ये हो सकता है शायद वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई था, वरना वो अपने सब कुछ खोने के बाद अपने एम्प्टीनेस की वजह से हंस रहा था। मैं सिर्फ उसकी हंसी में तो बिटानेस को फील कर पा रहा था, लेकिन मैं जिस चीज को अच्छी तरह से फील कर पाया था थोड़ा सेहत होते गोल तो मार के गोल तो मैं कहने लगा यह तो भी अपने आंत के वक्त में भी उसने खुद को नहीं खोआ था, मुझे नफरत है एडमिट करने से, लेकिन यह तो भी उसके आखिरी मोमेंट में भी उसने मुझ पर एक डीप इंप्रेशन से छोड़ दिया था। ये सुनने के बाद हांता लिम ताइगो बहुत ज्यादा सेहत हो गया। अभी अगली बार ली मिनसू के बारे में कहने लगा, ली मिनसू हमेशा एक इगोइस्टिक तो कॉम्युनी था। अभी अगली बार वो अपने स्वर को भगाते हुए हांता लिम ताइगो कहने लगा हम रिपर गिल्ड भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे। ये चीज को सुनने के बाद चेयरमैन वो अपने मन में कहने लगा इसके साथ उसने तीनों मैसिव गिल्ड का शपथ को हासिल कर लिया है। जरूर से सुओ के सिंसियरिटी ने उनके हाथ को मूव कर दिया है। सुओ शायद हांता सांग जीवन जैसा नहीं है, लेकिन उस प्यार से वक्त में उसके पास कुछ ऐसा तो है जो मुझे हांता सांग जीनो का याद दिलाता है। अभी चेयरमैन जो एमसी और हांता सांग जीनो को एक साथ याद करते हुए कहने लगा मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कौन सा व्हील को सुओ ले जाएगा सांग जीनो के बैटलफील्ड में। फिर अगली बार एमसी थोड़ा सा काटने लगा और फिर एमसी हार्किन से कहने लगा तो फिर मैं हार्किन को अपना प्लान को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हम लोग को पहले जो चीज करना चाहिए। अभी चेयरमैन हूँ कुछ सुनने पर बहुत ज्यादा घबराता है और फिर एमसी कहने लगा हांता सांग जीनी हूँ। और फिर वो तीनों गिल्ड लीडर घबराते हुए अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है सुओ का डिसीजन सच में बहुत बड़ा चेंज रहने वाला है। अभी अगली बार वो लोग सुओ को देखते हुए कहने लगा विंग्स ऑफ ब्लड हांता एसोसिएशन के अंदर आने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर इसमें हम लोग देख पाते हैं एमसी का सेदो वर्ल्ड की दुनिया को, जहाँ पर एमसी का किसी को अपने कान में बैठा कर अपना ट्रेनिंग कर रहा था। और फिर अगली बार एमसी का ट्रेनिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, जिसके वजह से सिस्टम प्लान से कहा जाता है एमसी का डेली क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। और फिर इसे कंप्लीट करने की वजह से एमसी को एक रिवार्ड भी मिल चुका है। क्या एमसी इसे एक्सेप्ट करना चाहता है या फिर डिक्लाइन करना चाहता है? और फिर अगली बार एम्पायर क्रोकोडाइल कहने लगा तुम पहले इतना स्ट्रगल कर रहे थे और अब तुम मुझे आसानी से कैरी कर सकते हो ट्रेनिंग करने के वक्त में। हम लोग देख पाते हैं एमसी ट्रेनिंग करने की वजह से नीचे गिर चुका है। आप अगली बार एमसी उठने के बाद सिस्टम प्लान को देखते हुए कहने लगा इस पॉइंट पर आगे मैंने उसको कुछ नहीं किया तो भी मेरा बॉडी बहुत ज्यादा हेवी और अनकंफर्टेबल फील होता है। आमूद तुमने एक अच्छा काम किया। दोस्तों उस क्रोकोडाइल जैसा दिखने वाला था प्राणी के नाम ही थे आमूद है। तो सिल्विन अपने मन में कहने लगा यह मनास पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। जब मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था सिर्फ उनके शरीर और माना ही चेंज नहीं हुआ है, वो जिस तरह से खुद को कैरी करता है वो भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। फिर अगली बार एमसी वहां जाते हुए कहने लगा बाहर की तरफ मेरे पास बहुत सारे काम है जिसे मुझे करना होगा, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद सिल्वी थोड़े घबराते हुए कहने लगा युवा मनास आप इतनी जल्दी से जा रहे हैं, जिसके जवाब में एमसी सिल्वी से कहने लगा हाँ मुझे लगता है मैं कुछ दिनों के लिए बहुत ज्यादा बिजी होने वाला हूँ क्योंकि मैं फील्ड टाइप डंजन्स को पूरी तरह से खत्म करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद सिल्वी घबराते हुए कहने लगा क्या फील्ड टाइम डंजन? अगले बहुत हम लोग कुछ वक्त के पहले की सीन को देख पाते हैं जहाँ पर एमसी उन सभी हायर अप से कहने लगा
मैंने कल के हंटर रेस्टोरेंट से सारे हायर अप से साथ बात कर लिया है इसके बारे में। तैयार पावदार फैक्ट्रीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग कोरिया के अंदर से बाकी सारे फील्ड टाइप ब्रांचेस को रिमूव करने के लिए कहा है। अगली बार एमसी सिल्वी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, पहले वो लोग इसमें एग्री नहीं हो रहे थे, लेकिन बाद में क्योंकि उनका गिल्ड ये सब कुछ नहीं चाहता था, लेकिन बाद में मैंने उन सभी से एक कंडीशन को बना लिया और मैंने उन सभी ने मुझसे प्रॉमिस किया वो लोग मेरे साथ कोऑपरेशन करेंगे। अभी अगली बॉल एमसी सेतु पताल से बाहर निकलते हुए कहने लगा, इसीलिए मुझे अपना बेच देना पड़ेगा उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। ये सुनने के बाद सिल्वी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, तो भी मुझे भी आपको मदद करने दीजिए, आप हम सभी को बुलाने वाले हैं। मैंने सही कहा ना? जो सुनने पर एमसी कहने लगा, हाँ मैं समझ गया, मैं तुम सभी को बुलाऊंगा जब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगा। और फिर एमसी उस पताल से बाहर निकलने लगा और इस बात को सुनने के बाद सिल्वी बहुत ज्यादा सेहत हो जाता है। और फिर अगली बॉल सिल्वी सेहत को कहने लगा, यंग मोनार्च। और फिर अगले सीन में हमें एक डी रैंक फील्ड टाइप दानजर काकड़ा से काशी आसान फील्ड को दिखाया है, जिसके बाहर बहुत सारे हंतास खड़ा हुआ था। और भी अगली बॉल बायक मियो कहने लगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा हमारा गिल्ड मास्टर क्या सोच रहा था। तो उन लोगों ने अचानक से अपने सारे फील्ड टाइप ब्रांचेस के ओनरशिप को एक इंडिविजुअल को दे दिया। स्पेशली जॉब तो उन लोग को अच्छी तरह से मालूम है, इस चीज से हमारे गिल्ड के आने की तरह कम हो सकता है। ये सुनने के बाद और एक हंटर बायक मियो से कहने लगा, मुझे जानना है सांगसो किस तरह के हंटर है। जो सुनने के बाद बायक मियो कहने लगा, और ऐसा भी नहीं है वो हमारे जैसे ए रैंक और उससे ज्यादा हाई रैंक के हंटर को इस डी रैंक के फील्ड टाइप दांचे में पार्टिसिपेट करने के लिए दे रहा है। उसने सिर्फ हम सभी की यहाँ बुलाया है स्पॉट को फील करने के लिए। उसी पर वो हंटर फिर से कहने लगा, लेकिन मैं उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हूँ। और भी हमें बताया था इसका नाम है सांग गिहोन, ये हंटर गिल्ड से है। अभी सांग बियोन फिर से कहने लगा, एक हंटर जो खुद ही स्टाई के माइन और हाउल तीनों काम एक साथ ही कर सकता है, क्या तुम इसके लिए क्यूरियस नहीं हो? ये सुनने के बाद बाघ मियो चिढ़ते हुए कहने लगा, ये जरूर एक्साग्रेशन है। और फिर अपने मन में कहने लगा, या तो फादर भी बहुत ज्यादा एनग्रोस्ड हो चुके थे अपने उस पिछले दुनिया के मेमोरीज को हासिल करने के बाद। अभी हंटर सांग गिहोंग अपने मन में कहने लगा, एक ऐसा हंटर जो लेवल अप करता है। आप देखते हैं मास्टर चॉय जोंगहिन ने तो सही कहा था या गलत, और हम लोग देख पाते इतारिम के एपोस के लिए कुछ भी नहीं कहता। अगली बॉल उसे तो फील्ड टाइप दांजे के अंदर से बहुत जोर से एक भूमिकंप जैसा आने लगा। से मिसिस होने के बाद हंटर बाइक मियो कहने लगा, क्या ये कोई अर्थक्वेक है? जिसके जवाब में हंटर सांग गिहोन कहने लगा, उसके अंदर जाए हुए 1 घंटे भी नहीं हुआ अच्छी तरह से। और भी अगली बॉल में हम लोग देख पाते उन लोग के सामने से एमसी अपने सेतु सोल्जर्स के साथ बाहर निकलने लगा। और भी एमसी उन सभी से कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैंने तुम सभी को बहुत ज्यादा इंतजार करा दिया, मैंने उस बॉस को बहुत जल्दी टेक डाउन कर पाया, लेकिन माइंड करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त लग गया, और ये सारे माना स्टोन्स को बाहर निकालने के लिए भी। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सारे सेतु सोल्जर बहुत सारे माना से भरे हुए एक अर्थ को बाहर निकल रहा है। और फिर अगली बार एमसी उन सभी को माना स्टोन को दिखाते हुए कहने लगा, मैं और भी 3 जगह में आज जाना चाहता हूँ, तो अभी कैसा होगा अगर हम लोग नेक्स्ट फील्ड टाइप दांजे तरफ चला जाए? तो इस मानस स्टोन को देखते हुए हंटर सांग गिहोन अपने मन में कहने लगा, या तो भी अगर ये सिर्फ एक डी रैंक का दांजर है, फिर भी उसे सिर्फ 1 घंटा लगा इसे किला करने में। सिर्फ कौन है ये इंसान? फिर अगली बार हम लोग देख पाते इतारिम के एपोस्टल एमसी के साथ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। अगली बार हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया था, जहाँ पर हंटर चॉय कहने लगा, हम लोगों ने हंटर सांग सो के हम लोग फील्ड टाइप दांजेस को हैंडओवर कर चुके हैं। क्या ये बिल्कुल सही डिसीजन था? उनसे फील्ड टाइप दांजन से हमें बहुत सारे ऐसे स्टोन्स और मैजिक बीस्ट के मटेरियल्स मिलते थे। तो सुनिवा बायो को उसके कान में हाथ रखते हुए कहने लगा, तुम सच में गिरित का इनकारनेशन हो, गिल्ड मास्टर चॉय जोंगहिन। अगर ये वाल डिस्ट्रॉय हो गया इतारिम की वजह से, तो फिर ये सारे फील्ड टाइप दांजन्स और मानी का कोई भी कीमत नहीं रहेगा। इस सुनने में अगली बार हंटर चॉय जोंगहिन कहने लगा, ये बहुत ज्यादा सरप्राइज था मेरे लिए। जिससे वो इंसान जो इतनी ज्यादा खुशी के साथ उसे हारे फील्ड टाइम दांजे देना चाहता था, तो वही गिल्ड मास्टर होगा था जो सबसे ज्यादा फील्ड टाइम दांजे को पोजेस करता था। अभी अगली बार हंटर लिम टाइगर को देखते हुए हंटर चॉय कहने लगा, तुम्हें शायद उसके लिए सॉरी फील करना चाहिए। इसके जवाब में हंटर लिम टाइगर को कहने लगा, उसने कहा था स्टार पाउडर को क्रिएट करने के सारी फैक्टरीज और फील्ड टाइप दांजेस में ही मिला है, मैं कुछ भी कर सकता वो चाहे चीज को एलिमिनेट करने के लिए जे ली मिनसू ने सोटे गया है। तो सुने पर हंटर चॉय जॉगिन से कोल्ड फेस बनाते हुए कहने लगा, लेकिन क्या होगा अगर सिर्फ थोड़ा सा मौका हुआ? तो उसी पर उसके बात को काटते हुए कोई कहने लगा, बहुत सारे अवतार वर्ल्ड्स के इन्वेदर से सेम काइंड के विरिध है, जैसे हमारे वक्त में मॉन्स्टर थे। और भी बहुत सारे मोनाज को याद करते हुए कोई कहने लगा, क्या वहाँ पर कोई ऐसा चीज है जो हम लोग कर सकते हैं? जो सुनने के बाद बायो को उन्होंने अपने पास का सीन को याद करने लगा, जब उसने एक मोनाज को फेस कर रहा था। अगली बॉल तो चेयरमैन वो कहने लगा, तुम लोग बहुत ज्यादा कॉन्सर्ट हो रहे हो इसके बारे में, ये तुम्हारे जैसा नहीं है। तो सुने भाई वो तीनों ने एक साथ कहने लगा, चेयरमैन वो जीन चियोल
उसके बाद चेयरमैन वो फिर से कहने लगा, यार तुम लोग अभी भी नहीं जानते, ये कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, तो भी अगर हम लोग चाहिए भी सुबह ये जरूर कर सकता है। अभी चेयरमैन वो अपने मन में कहने लगा, सारे गिल्ड से व्हील टाइप डायनेंजर्स की ओनरशिप को छीन लेना, सच में बहुत सारे गिल्ड इसके अपोज जरूर करेगा। अभी हंटर चोई के पास के सीन को याद करते हुए कहने लगा, तो बहुत सारे ऐसे हंटर भी हो गए जो लोग बाघ में हो और बाघ दूसरे की तरह पिछले दुनिया में नहीं होंगे। लोग अवतार पेश के इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा भी यकीन नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा भी आसान नहीं होगा उनके जैसे इंसानों को समझाना, जो सुनने भाई एमसी कहने लगा उनको समझाना। और फिर अगली बार चार में वो कहने लगा, मेरे पास उन लोगों को समझाने के रास्ता जरूर है, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीजें आ रहा है, नेशनल लेवल्स, यूएसए के थॉमस आंद्रे, चाइना के लिू जिंगयांग, इंडिया के सिद्धार्थ बंचन, वो लोग एक ऐसे हंटर है जो लोग अकेले ही एक पूरे नेशन को राइवल कर सकते हैं और उनके पावर के साथ बहुत सारे हंटर्स को अपनी तरफ बुलाया जा सकता है। अगर सुओ एक नेशनल लेवल हंटर बन गया और या फिर उनसे भी ज्यादा ताकतवर बन गया तो फिर मुझे यकीन है उसका पावर हर किसी को जरूर समझा सकता है। फिर अगली बॉल एमसी थोड़ा सा घबरा कहने लगा, क्या नेशनल लेवल? और फिर एमसी थोड़ा सीरियस कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर 1 महीने के अंदर ही हर कोई एमसी साहब देखने लगा, मैं इतना ताकतवर बन जाऊंगा तो मैं हर एक हंटर को समझा पाऊँ। फिर अगली बार चेयरमैन वो उन सभी को एक रूम की दरवाजे को दिखाते हुए कहने लगा, तो फिर अभी सिर्फ हम लोग हमारे बेतल की तरफ फोकस करते हैं। अगली बार वो सारे उस रूम के दरवाजे को खुलते हुए अंदर जाने लगा। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं योंग सियो रीजन के आजुरे क्लाउड गिल्ड, ओंगडोंग कांति के हवाम गिल्ड, होसे रीजन के दाइसोंग और दाइचुंग गिल्ड्स, बहुत सारे गिल्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर है। और फिर चेयरमैन वो कहने लगा सुबह के ग्रोथ के लिए। और फिर अगली बॉल हमें एमसी का सीन दिखाया जहाँ पर एमसी अपने पावर को रिलीज कर किसी पे अटैक कर रहा है। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने एक ही पांच की मदद से बहुत सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। सोच में दोस्तों यहाँ पर एमसी आसानी से बहुत सारे मॉन्स्टर को मार पा रहा है। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अपने शैडो किए से स्किल की मदद से बहुत सारे वेपन बना लिया है, जिससे उसने आसानी से एक सेंटीमीटर टाइप के बॉस मॉन्स्टर को मार डाला। फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं एमसी उस केव के अंदर से बाहर निकलने लगा और वो केव अच्छी तरह से टूटने लगा और एमसी के पीछे बहुत सारे सेतु सोल्जर भी बाहर निकलने लगा। तो ये चीज को देखने के बाद हांता सांग गियो हांता बायो को मियो से कहने लगा, हांता बायो मियो क्या मेरा आंखें पूरी तरह से काम कर रहा है? जो सुने के बाद हांता बायो मियो कहने लगा, ये मेरा लाइन है। और फिर अगली वो हांता सांग गियो ने एमसी को देखते हुए कहने लगा, सिर्फ 2 दिन के अंदर ही इसने बहुत सारे फील्ड टाइप डांजन को किला कर दिया और सारे डांजन है 2 डी रैंक के डांजन, 4 सी रैंक के डांजन और 2 बी रैंक के डांजन। अभी हांता सांग गियोन थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, ये सिर्फ इम्प्रेसिव ही नहीं है, ये चीज यार चीज उसने अकेले ही किया है। अभी एमसी को एक माइनस सा बात करते हुए देखते हुए हांता सांग गियोन कहने लगा, उसके माना को महसूस कह सकता है वो हर एक दांजे के साथ बहुत ज्यादा ताकतवर हो रहा है। तो फिर यहाँ पर एक सच में एक ऐसे हंटर है जो लेवल अप कर सकता है। अगली बार एमसी कुछ चीज को देखने के बाद थोड़ा सा शॉक हो गया और फिर एमसी अपने हाथ में अपने सौदे पावर को अनलिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, माना को मेजर करने का जो मेट्रिक है उसे एमपी कहा जाता है। अब मैं फील कर सकता हूँ मेरे शैडो अथॉरिटी को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है, जो मेरे माना डेक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बेरू एमसी से कहने लगा, यो मुनाज शायद मैं आपको मदद कर सकता हूँ, तुझे आपका माना को कंपेयर करने दीजिए वहाँ पर जो एस रैंक अंदर खड़ा हुआ है पार्क दोजिन उसके साथ। तो सुने भाई एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पाता। फिर अगली बॉल एमसी बेरू से कहने लगा, ठीक है तुम कर सकते हो। जो सुनने के बाद बेरू एमसी और तो पार्क दोजिन का माना फॉलो को तो कंपेयर करने लगा। तो चीज को फील करने भाई एमसी कहने लगा, मुझे लगता है मैं पहले से ही जानता हूँ। ये चीज को इतना के एपोस्टल भी महसूस कर पाता है। फिर अगली बॉल वो थोड़ा सा गुस्से में एमसी दाव देखने लगा। फिर अगली बॉल हमें एक घर का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी अंदर आने लगा। वहाँ पर किसी के सूज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर अगली बॉल एमसी अंदर की तरफ आने लगा। वो आने के बाद एमसी किसी को देख पाता है, तो एमसी के फैमिली फोटो को पकड़ कर कहने लगा, ये बहुत ज्यादा सेम है, अगर तुम्हारी फैमिली यहाँ पहले आ जाते हैं तो भी मैं उनके साथ वही करने वाला था जो तुमने मेरे गिल के साथ किया है। दोस्तों ये शैडो मोनाज को मारना चाहता है, इससे ज्यादा हंसी की बात और क्या हो सकता है। अभी अगली बॉल वो हंटर अपने पावर को अभी रिलीज करते कहने लगा, तुम आखिरकार यहाँ पर आई गए सांग सुहो। और फिर हम लोग देख पाते हैं हायांग दोंगसू है एक एस रैंक का विलेन। अगली बार उसने एमसी का फैमिली फोटो को नीचे फेंक दिया। फिर दोस्तों यहाँ पर का विलेन हायांग दोंगसू कहने लगा, ये कितना ज्यादा सेम है, अगर तुम्हारा फैमिली पहले यहाँ पर आ जाता, मैं प्लान कर रहा था उन्हें वही चीज से गुजरने के लिए जिसे मैं गुजर चुका हूँ, तुम यहाँ पर आखिरकार आई गए सांग हो। और फिर वो एमसी की फैमिली फोटो पर अपने पा मारने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर अगली बॉल एमसी हांग सो को देखते हुए मोह में कहने लगा, इसका साहस भी कैसे हुआ, ये एस रंग का एक हावांग दोंगसू है,
उसी वक्त हावांग दोंगसू उठकर एमसी तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी बीच एमसी चेयरमैन हु के बात को याद करने लगा। यहाँ पर तो चेयरमैन हु हावांग दोंगसू की छवि को दिखाते हुए कहने लगा, जीसान पिजन इंसिडेंट का रिंग लीडर हावांग दोंगसू का बायोलॉजिकल बादर है। यहाँ पर ऐसा भी रूमर है यही वो इंसान है जो ये सब कुछ किया है अपने बादर को फ्री करने के लिए। अगर ऐसा ही है तो फिर जब इस इंसिडेंट ने तुम्हें एक हीरो बना दिया है वो शायद तुम्हारे पीछे आ सकता है। हांग दोंगसू कोरिया के अंदर जितने भी एस रैंक हंटर है उनमें से एक ताकतवर हंटर है। जैसा तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैंने तुम्हें किसी भी तरह के गाछ को ऐसा ही नहीं किया है, लेकिन अगर तुम इससे मिलते हो तो भी तुम्हें वहां से भागना पड़ेगा। अब फिर हमें पेजेंट के सीन दिखा दे जहाँ वो हांग दोंगसू हंसने लगा और फिर एमसी तक गोल तौर में हांग दोंगसू से पूछने लगा, हांग दोंगसू क्या तुम अपने बादर को रिवेंज करने के लिए अब आए हो? लेकिन आप क्या? मैं वो नहीं हूँ जिसने तुम्हारे भाई को मारा है। तुम्हारे भाई को कैंग ताइसिक ने मारा था। ये सुनने के बाद हावांग दोंगसू अपने मन में सोचने लगा इस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, इसे याद हो भी कैंग तो ताइसिक के बारे में मालूम है, सिर्फ मेरे बारे में नहीं। और फिर हावांग दोंगसू हंसते हुए कहने लगा, मैं उसके बारे में क्या नहीं करता, मैं अपने भाई के एवेंज करने के लिए तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो कि तुम्हारे से किसी का साहस भी किसी हुआ मेरे प्लान को डिस्टर्ब करने का। जो सुनने के बाद एमसी अब कोल तोड़ में कहने लगा, तुम्हें आप सेव नहीं किया जा सकता तो फिर किसी और जगह चलते हैं हांग दोंगसू। जो सुनने पर हांग दोंगसू अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, किस लिए मैं तुम्हारी बात को सुनूंगा। उसी वक्त एमसी अपने हाथ को दीवार पर मारता है और जिसके वजह से वो दीवार पूरी तरह से टूटने लगा। अगली पोल हमें उस घर के बाहर का सीन दिखाई देता है जहाँ पर से हम लोग देख पाते हैं उस घर से घर के अंदर से बहुत ज्यादा रेत लाइट निकलने लगा। और फिर एमसी उस घर से निकलते हुए हांग दोंगसू से कहने लगा, मेरे अंकल मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो अभी आप 5 मिनट भी नहीं लगेगा कंपनी इसके साथ सिक्योरिटी और हंटर्स को यहाँ पर आने के लिए, क्या तुम अभी भी यहाँ से नहीं चलने वाले हो? जो सुनने पर हांग दोंगसू बहुत ज्यादा गुस्सा होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर कहने लगा, कौमी ने बच्चे। अगली बॉल हमें एक एवं व्यक्ति का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी और हांग दोंगसू एक दूसरे के सामने खड़ा हुआ है। अभी हांग दोंगसू अपने हाथ को उठाकर कहने लगा, मैं देख पा रहा हूँ जिस तरह से तुम मेरे सामने में नहीं दौड़ रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी रियोनी की बात बिल्कुल सही है। क्या तुम अब एक रेस्टोरेंट का हंटर बन चुके हो? इसके रिप्लाई में एमसी कोल तो में कहने लगा, मुझे तब तो नहीं मालूम जब तो ना मैं इसे पास कर जाता हूँ, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता था किस तरह से तुमने स्टार फ्रेगनेंस को हासिल किया था। जो सुनने के बाद हावांग दोंगसू कहने लगा, क्या तुम्हें स्टिमुलेंट चाहिए? किस लिए मैं तुम्हें बताऊं, तो चीज को आप हासिल होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा कि यहाँ ये चीज उसे हितायम से नहीं मिला है। और फिर हावांग दोंगसू अपने चश्मे को उतारते हुए कहने लगा, ये कौमी ने कमजोर से इस तरह की स्टिमुलेट्स पर निर्भर करता है। तुम शायद सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए अपने लाख के वजह से एक एस रैंक हंटर में रीऑर्गेन होने के बाद, लेकिन मुझे तुम्हें एक लेसन सिखाना तो जब तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है, हर एक एस रैंक हंटर सेम नहीं होते। और फिर हावांग दोंगसू अपने पूरे पावर को रिलीज करने लगा। और फिर एमसी देखने के बाद अपने मन में कहने लगा, ये ली मिनसू के ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। अगर मैं दूसरी तरह से कहूँ तो फिर ये मेरा पहला फाइट होने वाला है एक एस रैंक हंटर के खिलाफ। अगली बॉल एमसी थोड़ा सा हंसकर अपने मन में कहने लगा, मैं अब ये देखना चाहता हूँ। अगली बॉल एमसी बहुत ज्यादा स्पीड से हायांग दोंगसू को अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। अब ये देखने के बाद हायांग दोंगसू अपनी पाव को उठाकर मिट्टी में मारने लगा। अगली बॉल हम लोग देख पाते उसके पाव मिट्टी में मारने की वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा चट्टान निकलते जो एमसी के पेट पर जाकर लगता है, जिसके वजह से एमसी का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। उसी वक्त अगली बॉल हायांग दोंगसू अपने हाथ में अपने पावर को गैदर करते हुए कहने लगा, क्या तुम सच में मेरे साथ बॉर्डर करना चाहती हो जब तुम एक सामूना टाइप हो? अपने वो से काला इंसान को बाहर निकालो या फिर वो सारी जो भी चीज है। अगली बॉल हम लोग देख पाते हायांग दोंगसू ने अपने पांच को एमसी को मार दिया है, जिसके वजह से एमसी उस वहां से आसमान में उड़ने लगा। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी एक बिल्डिंग में जाकर टकरा गया है, लेकिन अभी भी देख पाते हैं हम लोग एमसी ने खुद को सामान लिया है। लेकिन उसी वक्त एमसी कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली सीन में हम लोग देख पाते हैं हायांग दोंगसू एमसी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है और वो एमसी को अपना पाँव मारने की कोशिश करने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी अगली बॉल वहां से दौड़ कर जाता है। और हम लोग देख पाते हायांग दोंगसू के पाव को मारने की वजह से वो सारा का एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। अगली बॉल एमसी अपने पाव के मदद से हायांग दोंगसू के स्वर पर मारने लगा, जिसके वजह से हायांग दोंगसू के मुंह पर एक डेंट पड़ जाता है। आप अपने मुंह को दिख करते हायांग दोंगसू कहने लगा, ये चीज सिर्फ मॉस्टर के कारण हिस्सा था। उसके बाद एमसी नीचे नामचता है और फिर उसी पर हायांग दोंगसू एमसी पर अपने हाथ से अटैक करने लगा, जिसके वजह से एमसी बहुत ज्यादा पीछे हटने लगा। अगली बॉल हायांग दोंगसू बीच से एमसी को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा और फिर हायांग दोंगसू एमसी को बहुत ज्यादा मारते हुए कहने लगा, क्या तुम सोच में मुझे अपने स्ट्रेंथ के साथ हारना चाहते हो? या तो अभी अगर तुमने अपने हर एक एबिलिटी को इस्तेमाल किया तो भी ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। हायांग दोंगसू के हर अटैक को अपने हाथों से डिफेंस करते हुए कहने लगा, मैं हम दोनों के बीच क्या तो ताकत का जो डिफेंस है उसे महसूस कर सकता हूँ। अगली बॉल एमसी कुछ देखने के बाद कहने लगा, लेकिन और फिर एमसी अपने दोनों पास्ट सेल्फ को याद करते हुए कहने लगा, लेकिन मैं वही वैसा नहीं फील कर पा रहा हूँ जो मैंने तब फील किया था जब मैं उन्हें
फेस कर रहा था। अगले पर हम लोग देख पाते हायांग दोंगसू रुक गया है, जिसे देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा शौक हो जाता है। अगले पर हायांग दोंगसू बीच से एमसी पे देखते हुए कहने लगा, तुम शायद सच में बहुत ज्यादा कुकी हो, क्योंकि अभी भी तुम दूसरे स्टाफ के बारे में सोच रहे हो। और फिर हमें आसमान का सीन दिखाता है। अगले पर हम लोग देख पाते हुआ पर बिल्डिंग पूरी तरह से टूटने लगा और कोई उसके अंदर से बाहर निकलने लगा। अगले बेल कोच देखने के बाद हायांग दोंगसू बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हायांग दोंगसू के हाथ पर एक शैडो स्पीयर दुख चुका है, जिसे देखने के बाद हायांग दोंगसू घबराते हुए कहने लगा, तुम कौमी ने कब तुमने अपने वेपन को बाहर निकाल लिया। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते उड़ते हुए फैंस को, जहाँ पर एमसी गिरा होता, जिसे देखने के बाद वेरू पूछने लगा, यो मोनाज क्या आप ठीक है। इसके रिप्लाई में एमसी कहने लगा, ऐसा लग रहा है एनहांसमेंट टाइप एस रैंक हंटर के साथ मेरे एबिलिटी के बिना फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगली बॉल एमसी खड़ा होते हुए कहने लगा, अगर सोच क्यों ना जो मैं अपने हारे बचाए हुए पॉइंट्स को अपने स्टेज में इन्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन जब मुझे उन सारी चीज को दूसरी जगह पर इस्तेमाल करना पड़ेगा तो फिर आप सच में सीरियस होते हैं। अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी चाह तो अब शैडो पावर निकलने लगा और फिर एमसी हायांग दोंगसू की तरफ अब आगे बढ़ने लगा। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अब हायांग दोंगसू से कोई बात चुका है। और फिर एमसी हायांग दोंगसू से कोल तौर में क्या लगा, हायांग दोंगसू क्या हमें अपना सेकंड राउंड शुरू करना चाहिए। फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने शैडो आर्मर माइनो तो हेल्म को पहन लिया है और दूसरी तरफ अपने रिंग कीड़ा को भी पहन लिया है और भी कुछ शैडो आइटम को अपने शरीर में भी पहन लिया है। तो में दोस्तों यहाँ पर एमसी को बहुत ज्यादा डेंजरस दिख रहा है, बिल्कुल अपने फादर की तरह ही। अगली पर हम लोग सितारा देख पाते एमसी के हर एक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और फिर एमसी कोल तौर में हायांग दोंगसू से कहने लगा, अब मैं तुम्हारे साथ अपने पूरे पावर के साथ फाइट करने वाला हूँ। अब ये देखने के बाद हायांग दोंगसू थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन एमसी से कहने लगा, तुम्हें लगता है तुम मुझे इस सारी चीजों के साथ हरा सकते हो। और फिर उसी पर अपने मन में सोचने लगा, इसके बाद ये सारे आइटम कहाँ से आ गया। लेकिन अगली बॉल कुछ देखने के बाद हायांग दोंगसू और भी घबराने लगा, वो डार्क रिबल क्या है। लेकिन ये सुनने के बाद एमसी कुछ भी नहीं समझ पाता और अगली बॉल हायांग दोंगसू कुछ ज्यादा भी घबराने लगा, जैसे ये उसने किसी घोस्ट को देख लिया है। उसी वक्त वो अपने पिछले जिंदगी की मेमोरी को याद करते हुए याद करने लगा। अब सांग जीनू हायांग दोंगसू से कहने लगा, तुम्हें गीत के बारे में क्या ख्याल है, जब तुम गिरती होकर ये मोड़े थे। अगली बॉल सांग जीनू कोल तुम्हें क्या लगा, क्या तुम्हें पसंद आया, क्या तुम्हें अच्छा लगता है। हायांग दोंगसू इस मेमोरी को याद करने के बाद हायांग दोंगसू अपने पास्ट में सेल पे रिटर्न होने लगा, जहाँ पर वो एक शैडो सोल्जर था और इसके वजह से बहुत ज्यादा घबराने लगा। और दोस्तों ये आर्मर को पहन कर खड़ा हुआ है और जिसमें एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। और फिर अगली वो एमसी कुछ नोटिस करने के बाद थोड़ा शौक होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। एमसी शैडो आर्मर को गायब करते हुए अपने मन में कहने लगा, ये चीज सच में मेरा स्टाइल नहीं है, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, मुझे आइटम एपीएंस को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए था। और वहाँ पर हम लोग देख पाते हायांग दोंगसू अभी भी एमसी के आर्मर को देखने में बहुत ज्यादा कांप रहा है। वो चीज को देखने के बाद एमसी थोड़ा शौक हो जाता है। अगली बार एमसी उसे देखते हुए कहने लगा, हायांग दोंगसू तुम्हें क्या हुआ। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हायांग दोंगसू अभी भी बहुत ज्यादा दौड़ा हुआ है और वो अपने पास की मेमोरी को याद कर रहा है सांग जिनो के साथ, किस तरह से उसने सांग जिनो के साथ फाइट किया था और किस तरह से सांग जिनो ने उसे इतनी आसानी से मार डाला था। जिस मेमोरी को याद करने पर हायांग दोंगसू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर अपने कांपते हुए हाथ से अपने मुंह को पकड़ते हुए कहने लगा, क्या ये कोई हेलुसिनेशन है। और फिर अगली बार खुद के मन में कहने लगा, जब मैंने उस बेले के जो उसके बॉडी को चारों तरफ से घिरा हुआ था उसे देखा तो उसे मेरे माइंड में किसी और का मेमोरी आ रहा है। और फिर अगली बार उस मेमोरी को मैं सोचते हुए कहने, नहीं नहीं वो किसी और का नहीं, वो मेरा ही मेमोरीज है। और फिर सांग जिनो के आंखों को याद करते कहने लगा, उन आंखों को मुझे याद है उस इंसान का नाम जो मुझे उस आंखों के साथ इस तरह से देखता था। और फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते कहने लगा, मैं किस तरह से इसे भूल सकता हूँ। अभी हायांग दोंगसू बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पार को रिलीज करते कहने लगा, सांग जीन हूँ। तो सुनने भाई एमसी बेरू से पूछने लगा, इसलिए हायांग दोंगसू को मेरे फादर का नाम मालूम है। जो सुनने के बाद बेरू कहने लगा, प्लीज ऐसा लग रहा है उसे अपनी पिछले दुनिया का मेमोरीज याद आ चुका है। सोनी भाई एमसी फिर से पूछना, गिरीद वो कौन है। बेरू तुम इससे क्या कहना चाहते हो मुझसे। तो सोने के बाद अगली बार बेरू हायांग दोंगसू को देखते हुए एमसी को एक्सप्लेन करने लगा, हायांग दोंगसू मेरे लीज के साथ पुरानी दुनिया के अंदर अच्छे तार में नहीं था और आखिर में मेरे मास्टर ने उसे मार डाला था और फिर उसे अपना शैडो सोल्जर गिरीद बना लिया था। ऐसा लग रहा है उसे अपने जिंदगी पिछली जिंदगी की मेमोरीज याद आ चुका है। और दूसरी बात हम लोग देख पाते हायांग दोंगसू ने अपने साथ को नीचे फेंक दिया है। ये सुनिए भाई एमसी हायांग दोंगसू को देखते हुए कहने लगा, शैडो के बिना ही उसे अपने मेमोरीज याद आ चुका है, ये किस तरह से हो सकता है। जो सुनने के बाद एमसी बेरू एमसी को चेयरमैन रू के बात को याद करते हुए कहने लगा, चेयरमैन ऊ जिन चोल को भी अपने पिछले दुनिया के मेमोरीज खुद ही याद आ चुका था, मुझे लगता है ऐसा संभव है। अब हायांग दोंगसू गुस्से में कहने लगा, सांग जीन हूँ, सांग सू हो। और फिर एमसी के फैमिली फोटो को याद करते हुए अपने माइंड में कहने लगा, अगर मैं अच्छी तरह से सोचूं तो फिर मैंने इस बच्चे के घर में मैंने उसकी फैमिली फोटो को देखा था। सांग सो जरूर सांग जिनो का लड़का है। और फिर सांग जिनो के बारे में याद करते हुए अपने मन में कहने लगा, इसलिए सांग जिनो इस दुनिया के अंदर हंता की तरफ काम कर नहीं कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है किसी वजह से सांग जिनो यहाँ पर एक्ट नहीं कर पा रहा है। फिर अगली पर
दोंगसू एमसी पर अटैक कर देता है, जिसके अटैक को एमसी अपने हाथों की मदद से रोक देता है। फिर एमसी को बहुत ज्यादा पावर के साथ अटैक करते हुए अपने मन में कहने लगा, तो दार की हूँ मैं सांग जिनो के नेक्रोमेंसर स्किल की वजह से जो उसने मुझ पर इस्तेमाल किया था, तो अभी इस बच्चे के पास भी वो सिमिलर एबिलिटी है, लेकिन इसके पास अभी भी थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी लेकिन आसानी से उसके अटैक को रोक पा रहा है। ये देखते हुए हायांग दोंगसू अपने मन में कहने लगा, ये मेरे लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। और फिर वो अपने पास लाइफ की मेमोरीज को याद करते हुए कहने लगा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है सांग जिनो को एक स्लेब की तरह साफ करने की मेमोरीज मुझे। और फिर हम लोग देख पाते हैं सांग जिनो के सामने सेतु सोल्जर के फॉर्म में अपना शॉर्ट सुखा हुआ खड़ा हुआ है। इस सीन को याद करते हायांग दोंगसू अपने मन में कहने लगा, उससे फाइट करने के बाद उसने मुझे अपना साबुत बनने के लिए मजबूर कर दिया था, इतनी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग करने के लिए उसे अपना प्राइस को पे करना ही पड़ेगा। और फिर बहुत ज्यादा गुस्से में वो कहने लगा, सांग जिनो तुम अपने लड़की को आप खोने वाले हो। सच में दोस्तों इससे लगता है ये एमसी को मार सकता है। अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी उसके अटैक को रोकते हुए उससे पूछने लगा, कौन सा चीज से तुम इतना डर गए हायांग दोंगसू। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी का लुक बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। तो सुनने के बाद हायांग दोंगसू बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एमसी ने उसके हाथ में 2 काट लगा दिया है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते एमसी अपने पेस के अंदर से बहुत सारे सेहतो यहाँ पर बाहर निकलने लगा और फिर उनसे हायांग दोंगसू को अटैक करने लगा। इससे वजह से हम लोग देख पाते हायांग दोंगसू के बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा घाव बन जाता है। और फिर एमसी के अटैक को रोकते हायांग दोंगसू अपने मन में कहने लगा, ये बच्चा अचानक से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। और दूसरा हम लोग देख पाते एमसी अपने शैडो पावर की मदद से और भी ज्यादा वेपन्स को बाहर निकलने लगा। और फिर एमसी अपने वेपन को बाहर निकलते अपने मन में कहने लगा, इन सारे काउंटलेस शैडो आइटम्स को मैंने क्रिएट किया था उन सारे फील्ड टाइप डांजर्स को क्लियर करने के बाद, इनके स्टेट इंक्रीजिंग इफेक्ट के मदद से और या तो भी इनके सामोनिक मैकेनिज्म जो मुझे इन्हें अपने शैडोज के अंदर से सामन करने में मदद करता है, और भी बिना अपने आइटम विंडो को ओपन किए। और फिर एमसी एक सेतु शोध को पकड़ते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैंने अच्छी तरह से इन्हें इस्तेमाल कर पाऊँ। और फिर हम लोग देख पाते एमसी हायांग दोंगसू के पेट पर एक बहुत बड़ा शोध सेलेस मार दिया है। इन सारे वेपन को देखने पर हायांग दोंगसू बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने हाथ में स्काइट की मदद से हायांग दोंगसू के बॉडी पर और एक बहुत बड़ा सेलेस मार दिया है, जिसके वजह से हायांग दोंगसू के बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। और दोस्तों यहाँ पर एमसी को देखने में सच में एक नेक्रोमेंसर जैसा ही लग रहा था। नेक्रोमेंसर का आइकॉनिक स्काइट एमसी के पास है। अब ये चीज को देखने पर अपने मुंह से खून खासते हुए हायांग दोंगसू अपने मन में कहने लगा, वो कहाँ से इतने सारे वेपन्स बाहर निकल रहा है, क्या सांग जिनो के पास भी इस तरह की एबिलिटी था। और फिर हायांग दोंगसू देखते हुए बेरू अपने मन में कहने लगा, मैं महसूस कर पा रहा हूँ यो मोनाचाप गोरू कर रहा है, या तो भी बैटल के अंदर भी सिर्फ उसका लेवल ही नहीं, लेकिन यह तो भी उनका स्किल और टैक्टिक्स भी आप लेवल अप कर पा रहा है, जिन्हें हम लोग मेजर नहीं कर सकते। और फिर एमसी को अपने वेपन को आसानी से इस्तेमाल करते हुए देखने के बाद बेरू कहने लगा, मेरे लीग मैं बेरू ये कहने के साहस को पा रहा हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब आप यो महाराज को अपने साथ पाएंगे। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने हायांग दोंगसू की हालत बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है, उसके बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी एक फाइटिंग गॉड बन चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हायांग दोंगसू अपने मुंह से खून खांसने लगा। और फिर एमसी के अंदर वो सांग जिनो को देख पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उसके तरफ कोल्ड फेस बनाने को देखने लगा। और फिर अगली बार हायांग दोंगसू एमसी के अंदर सांग जिनो के बादशाह को देख पाता है। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा एपिक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है फादर एंड सन अभी एक साथ खड़ा हुआ है। अगली पॉल हम लोग देख पाते हायांग दोंगसू किसी तरह से खुद को संभाल लेता है। और फिर वो फ्लोर पर अटैक करते क्या लगा डेमिट, उसके फ्लोर पर अटैक होने की वजह से हम लोग देख पाते वो पूरे के पूरे बिल्डिंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय होने के बाद हायांग दोंगसू वहां गिरते हुए थे अपने मॉल में कहने लगा, मैंने नहीं सोचा था ये बच्चा इतना ताकतवर होगा, ये चीज को मैंने थोड़ा सा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे वापस जाना पड़ेगा अभी के लिए और खुद को तौबा करना पड़ेगा। और फिर अगली पॉल वहां से भागते हुए अपने मॉल में कहने लगा, मैं यहाँ से भाग नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ उसे मारने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। सच में दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा हिपोक्रेट है। या तो ये अपने हार को भी नहीं मान पा रहा है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह जिसने 1971 का वार को अभी तो मानता है वो लोग जीत चुका था। और फिर अगली बार हायांग दोंगसू भागते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं उसी वक्त एम्बुश करने वाला वो जॉब भी वो अपनी जिंदगी में तो अपने गाद को डाउन करने वाला है, या फिर मैं उसके करीब के इंसान को किडनैप करने वाला उसे थ्रेटन करने के लिए, चाहे वो कितने में ताकतवर क्यों ना बन जाए, ये चीज बिल्कुल भी बेकार हो जाएगा। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते एमसी उसके ऊपर से आने लगा, जिसे महसूस करने के बाद हायांग दोंगसू बहुत ज्यादा घबराता है। और फिर अगली पल हमें वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका को दिखाई देता है। इस धमाका की वजह से हम लोग देख पाते हैं वो पूरा साइड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और फिर हमें उस साइड के सीन दिखाई दे जहाँ पर बहुत ज्यादा खून गिरा हुआ है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने हायांग दोंगसू की बॉडी पर अपने शैडो स्वॉर्ड को घुसा दिया है। इसे देखने में हायांग दोंगसू कहने लगा सीट। और फिर एमसी के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, क्या तुम मुझे भी अपना स्लेव बनाने वाले हो, तो फिर ट्राई करके देख लो। और फिर बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, इतनी ज्यादा डेस्परेटली करूंगा जहाँ से मैं तुम्हें मार पाऊँ, तुम और सांग जिनो दोनों को। तो सच में दोस्तों इससे
इसे लगता है ये सेदो मोनाज को मार सकता है। ये किस तरह की सपने में जी रहा है इसे ही नहीं मालूम। तो सोने के बाद एमसी कॉल पे बात हुई, उससे देखते हुए कहने लगा ये तुम्हारा कितना ज्यादा लालची सपना है और यह वो ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिस तरह से तुम मेरे फादर तक पहुंच पाओ, और जब तुम मुझे नहीं हरा पाए तो तुम किस तरह से उन्हें डिफीट कर पाओगे। क्या मुझे चेष्टा करना चाहिए? हाँ, मुझे ये तो नहीं मालूम तुम्हारे पास इस तरह की सोच होगा या नहीं। तो सुनने के बाद हायांग दोस्तों बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर कहने लगा सांग सुहो। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते एमसी ने उसके स्वर को उसे धड़ से आलोक कर दिया है। इसके वजह से हम लोग देख पाते वह बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। आज में दोस्तों धीरे धीरे एमसी का कुएल बन रहा है। एमसी के बाद मैसेज आने लगा लेवल अप करने का। और फिर सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है एमसी का जो स्किल इनकेस स्ट्रेंथ है वो भी अब लेवल अप हो चुका है। एमसी के सामने हम लोग हायांग दोंगसू के लाश को देख पाते हैं, जिसे देखते हुए एमसी कहने लगा हायांग दोंगसू इसने बिना किसी शैडो किंग के मदद से अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को रिकॉल कर लिया था। इसका मतलब वो मेरे फादर से बहुत नफरत करता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? बेरू तुम क्या सोचते हो इसे एक शैडो सोल्जर में बदला जाए या फिर नहीं? जो सुनने के बाद बेरू बिना कुछ सोचे ही कहने लगा मुझे लगता है आपको शार्प कोर पाना इसके लिए बहुत बड़ा हुनर होगा मेरे यंग मोनार्च। जो सुने भाई एमसी अपने मन में कहने लगा शैडो सोल्जर बनना एक पनिशमेंट की तरह है। तुम ऐसा भी कह सकते हो ये एक लॉयल सोल्जर की तरह मरने के बाद फाइट करने जैसा है अपने दुश्मन के लिए। उनके पास उनके थोड़ा सा सेल्फ सेंस होते हैं और वो लोग अपने खुद के जजमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन शैडो इक्विपमेंट के पास सिर्फ पावर ही होता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। और फिर एमसी अपने हाथ में एक शैडो शॉट को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा ये चीज ऐसे है जैसे कि कोई भी बॉडी एक कोरमा के अंदर जी रहा है या तो भी सोल खत्म हो जाने के बाद भी। और फिर एमसी हायद दोंसू के मोहितोसोरी के करीब जाने लगा और फिर अगली पल अपने शैडो पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा एराइज। दोस्तों ये चीज बिल्कुल बेपिक है, बिल्कुल सोलो लेवलिंग से की तरह ही। जब एमसी के डेथ शान जिन्हों एराइज कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही। इसके बाद हम लोग देख पाते हायांग दोंसू के बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा शैडो पावर निकलने लगा और सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है एमसी शैडो एक्सचेंज करने में फेल हो चुका है और एमसी के बाद अभी 2 और चांस है इस शैडो एक्सचेंज करने के लिए। जो सुन में एमसी थोड़ा चीरता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता। और फिर हायांग दोंगसू देदबुदी तब देखते हुए कहने लगा जैसा एक्सपेक्ट था हायांग दोंगसू अभी भी रजिस्ट कर रहा है। और फिर एमसी फिर से अपने पावर को रिलीज करते एराइज कहता है, लेकिन इस बार भी पहले की तरह ही सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है एमसी का शैडो एक्सचेंज से फेल हो चुका है और एमसी के पास सिर्फ एक ही चांस बाकी है। जिसे देखने के बाद बेरू गुस्से में कहला गिरी तुम स्काउंडर को ये तुम्हारे जैसा मैसिली सोल्जर का साहस भी कैसे हुआ यंग मोनाज को रजिस्ट करने का। लेकिन हम लोग देखते हैं एमसी कुछ भी नहीं कहता। अगली वो हायांग दोंसू के बॉडी को ताज करते हुए कहने लगा ये शायद तुम्हारी आखिरी सेहत ऑफ द डिफाइंस है, तुम आगे बढ़ो और रजिस्ट को जितना तुम चाहते हो। सोच में दोस्तों यहाँ पर हम लोग जान पाते हैं एमसी के अंदर अभी भी सॉफ्टनेस थोड़ा सा बाकी है। एमसी पूरी तरह से अभी भी क्वेल नहीं हो पाया है। अगली बॉल एमसी अपने शैडो पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा चाहे तुम्हारी हेट्रेड और रेज कितने भी डीप क्यों ना हो मेरे पास कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे जैसे विलेन को समझने की कोशिश करने का। अभी के लिए सिर्फ मुझे ताकत चाहिए। और फिर एमसी अपनी पावर को अपनी आंखों में रिलीज करते हुए कहने लगा और मैं अपनी ताकत को तुम्हें इस्तेमाल करके बनाऊंगा या तो भी अगर मुझे तुम्हें फोर्स क्यों ना करना पड़े इस दुनिया के लिए हायांग दोंगसू। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा ही बेदेश दिख रहा था। और फिर एमसी फिर से अपना आखिरी अटेम्प्ट एराइज कहने लगा और फिर अगली पर हमें सुबह का सीन दिखाए थे जहाँ पर यहाँ पर एक कार आने लगा और अगली पर हम लोग पूरे व्यक्ति को यहाँ पर दिखते हो चुके हैं देखते हुए। वो गाड़ी से निकलने के बाद हंता चोर बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हुए कहने लगा ये वो जो एबांदे बिल्डिंग है जहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ था उसी पर उसके साइड से चेयरमैन वो जाते हुए कहने लगा ये शो के घर से बहुत ज्यादा करीब है, जल्दी करो शो शायद अभी भी इंतजार से फाइट कर रहा है। और फिर अगली बार चेयरमैन तो वो एमसी का घर के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा शो के घर के अंदर अलार्म बाजने के बाद हम लोग उससे कॉन्टेक्ट को खो चुके हैं और वॉल के अंदर जो होल था उसमें कोई भी डाउट नहीं एक इंतजार है। दोस्तों इस सवाल को क्रैक एमसी ने खुद ही किया था और चेयरमैन वो उसके लिए बहुत ज्यादा घबरा रहा है। और फिर अगली बार उनके सामने कोई आते हुए कहने लगा ओ तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसे देखने के बाद वो दोनों ही बहुत ज्यादा शौक होता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बॉल एमसी को देखते हुए वो दोनों चिल्ला कहने लगा सुहो। एमसी थोड़ा सा घबराते हुए उनसे पूछने लगा ऐसा लग रहा है हंटर्स एसोसिएशन को भी मालूम चल चुका है। अब चेयरमैन हुए घबराते हुए एमसी से पूछने लगा तुम बिल्कुल सही हो क्या हुआ था यहाँ पर इंतजार कहाँ पर है। जिसके जवाब में एमसी कहने लगा वो हायांग दोंगसू था। जो सुनने के बाद चेयरमैन वो कहने लगा जैसा मैंने सोचा था तो वो एस रैंक विलेन हायांग दोंगसू था। जिसके जवाब में एमसी उनसे कहने लगा ये बहुत ज्यादा क्लोज था लेकिन ये खत्म हो चुका है। जो सुने वो हम लोग देख पाते चेयरमैन वो और चेयरमैन चो बहुत ज्यादा घबरा चुका है और जो चेयरमैन वो कहने लगा क्या इसका मतलब हायांग दोंगसू आप। और एमसी उनकी बात को काटते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगा हाँ
और फिर एमसी अपने सेतु एप रिलीज करते कहने लगा मैं जीत चुका हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी ने हायांग दोंगसू के सोल को अपने एक कॉन्टिनेंट में बदल दिया है, जो देखने में बहुत ज्यादा ही कूल और बेदेश दिख रहा है यहाँ पर। और फिर सिस्टम बैलेंस है मालूम चलता है इस सेतु आते का नाम गिरीथ है, जो अभी लेवल 1 में है। इसका ग्रेड हीरोइक है और इसके बाद जो एथे पावर है वो 280 प्लस है। इसके वजह से एमसी के हर एक स्टेट तो 2 डिजिट में बांट जाता है दोस्तों। और फिर अगली बार हमें नीला आसमान का सीन दिखाया जाता है और फिर एक बिल्डिंग के सामने बहुत सारे रिपोर्टर खड़ा हुआ है, हम लोग देख पाते हैं। और फिर हमें तो हंटर से एसोसिएशन का माना मेजरमेंट का सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा माना बॉल है। वहाँ पर एक इंसान बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा क्या, और फिर वो इंसान बाहर निकलते हुए कहने लगा क्या सिर्फ डी रैंक आफ्टर एवोकेनिंग होने के बाद भी। जो सुनी भाई उसके साइड में खड़ा हुआ इंसान कहने लगा खुद को चेयर कर लो, तुम फिर भी एक माइनर की तरह काम कर सकते हो, तुम्हें गेट रिलेटेड जॉब को ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी पर एक इंसान उनके स्टेट को रिकॉर्ड करते हुए अपने मन में कहने लगा 4 डी रैंक और तू ई रैंक आ चुका है अभी तक। और फिर वो इंसान बहुत ज्यादा खुश होते अपने मन में कहने लगा ठीक है मुझे एक बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है यहाँ पर। इन सारे दूसरे के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा विनर यहाँ पर आने वाला है। और फिर हमें बता रहे थे इसका नाम किम पानसियोक है और ये एक अनएम्प्लॉयड ओकेनर है। और फिर और हंटर रैंक को मैं सोचते हुए अपने मन में कहने लगा या तो भी मैं कोई एस रैंक के बारे में आशा नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ ए रैंक और या तो भी बी रैंक भी मेरे लिए काफी है। मैं इससे अपनी जिंदगी को बदलने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ। उसी वो और एक होस्ट था और कहने लगा अगला पर्सन आप अपने मेजरमेंट के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनने के बाद हंटर किम पायक्सोन अपने मन में कहने लगा इस आदमी के बाद मेरी बारी आ चुका है, अगर ये भी एक दूध बन जाए बिल्कुल उनकी तरह ही। उसी वो होस्ट कहने लगा हंटर सांगसू आप अंदर आ जाइए। जो सुनी के भाई एमसी कहने लगा ठीक है। और फिर अगले पल एमसी अपने बालों को ठीक करते हुए कहने लगा ये चीज अभी भी बहुत एकवार लग रहा है मुझे। और दूसरी तरफ एमसी को देखते हुए हंटर पार्क किम पायक्सो अपने मन में कहने लगा प्लीज इसे भी अगर ई रैंक के होने देना। दोस्तों मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, मुझे लग रहा है इसका अब एक पोपट होने वाला है। और फिर अगली बॉल हमें हंटर एसोसिएशन का जो वर्कर है वो चिल्ला को कहने लगा किम पायक्सो का मेजरमेंट रेजा ई रैंक है। और फिर कोई चिल्ला कहने लगा साउथ कोरिया के लिए और एक एस रैंक अंतर हार चुका है। और हम लोग देख पाते बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर एमसी का छवि तुलने लगा और उसी को पीछे से कोई कहने लगा और ये एक रीयूनियन है, ये इंसान जिसान पिजन इंसिडेंट का हीरो है। ये चीज बिल्कुल बहुत ज्यादा ही अच्छा है। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है हम लोगों ने ये चीज को पहले ही कोई बहुत देख चुके हैं, अगर आप लोग को याद आए तो फिर कमेंट में जरूर कहना। अगली पर एक रिपोर्टर एमसी से पूछने लगा मिस्टर सांगसो आप एक एस रैंक हंटर बोने के बाद आपको कैसा लग रहा है, जिसके जो सुनने पर हम लोग देख पाते एमसी जो है ओका लिए मुस्कुरा रहा है। और उसी पर हम लोग देख पाते चेयरमैन उस साइड के बिल्डिंग से एमसी पर नजर रख रहा है। और उसी पर चेयरमैन वो कहने लगा आप सुओ एक एस रैंक हंटर बन चुका है जैसा उसने प्रॉमिस किया था। जो सुनने के बाद हंटर चोई कहने लगा जैसा हम लोगों ने पहले ही सोच लिया था, जिसके जवाब में हंटर बाय के उन्होंने कहने लगा इसके बहुत स्पीड के साथ वो शायद कुछ वक्त के अंदर एक नेशनल लेवल हंटर भी बन सकता है। जो सुनने के बाद हंटर चोई थोड़ा सा कोल तो में कहने लगा इसके साथ हम लोगों ने अपने फाउंडेशन को बना लिया है, आप वक्त आ चुका है अगले स्टेप में मूव करने का। और भी हंटर चोई एमसी के सारे पास जाने के बारे में सोचते हुए कहने लगा जितने भी फील्ड टाइप थे तो दांजन कोरिया के अंदर है उन सभी को हमें अब बंद करना है, जितने भी गिल्स बाकी है उन सभी को हम लोग को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। और यह तो भी पूरे दुनिया के हर एक हंटर को एक साथ करना पड़ेगा, हम लोग को हर एक चीज करना पड़ेगा हंटर सांग जीनो के लिए। मैं सोच भी नहीं सकता इसमें कितना ज्यादा वक्त लगेगा। जो सुने पर हंटर बायो उन्होंने थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगा यहाँ पर असली परेशानी है हम जब हम लोग और सुओ इसमें काम कर रहे थे इस टाइम के एपोस्टल हमारे काम में बाधा जरूर डालेगा। जो सुनने के बाद चेयरमैन वो एमसी को देखते हुए कहने लगा और स्टार पाउडर स्टार फ्रेगमेंट जिन्हें ईश्वर ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया है वो अभी भी इवॉल्व हो रहा है और चाहता है तो छड़ा रहा है, जैसे कि उन लोग को अच्छी तरह से मालूम है किस तरह से एसोसिएशन मूव कर रहा है और वो लोग बार बार हमारे हाथ से बाज कर निकल रहा है। अगर वो लोग सच में हमारे बहुत ज्यादा करीब है अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर हम लोग को उन सारे इंसान को निर्विधान करना पड़ेगा जिन लोग को हाथ में सच में त्याग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है हमारे एनिमी बहुत ज्यादा कहानी है जैसा हम लोग सोच भी नहीं सकते। उसी पर हम लोग देख पाते इटारियम का एपोस्टल का सीन जो अब थोड़ा सा घबराने लगा और हम लोग देख पाते वो अभी भी साइड में छुप कर एमसी को देख रहा है। और फिर अगली बॉल वो वहां से गायब हो जाता है और फिर हमें एक दांजे का सीन दिखाया जो अभी अभी ओपन हो रहा है। सच में दोस्तों इस दांजे का कला कुछ ज्यादा भी घारो दिख रहा है हमारे लिए। उस दांजे के अंदर हम लोग बहुत सारे इटारियन एपोस्टल के सर्वेंट को देख पाते हैं जो लोग एक साथ मिलकर एक मॉन्स्टर को मार रहे हैं। सच में दोस्तों इन लोगों ने आसानी से इतनी बड़ी मॉन्स्टर को मार डाला एक साथ मिलकर, उसी पर कोई शायद से कहने लगा इतना काफी है। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर इटारियम के एपोस्टल आकर कहने लगा हर कोई आप एक साथ खड़ा हो जाओ।
अगली पर हम लोग देख पाते वो सारे इटारियम के एपोस्टल के सर्वेंट उसके सामने आकर खड़ा हो चुका है। उन्हें देखते हुए इटारियम के एपोस्टल अपने मन में कहने लगा, ली मिनसुंग के बाद कोई भी ए रैंक का हंटर इस स्टार फ्रेगमेंट्स को रजिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन इसका असली परेशानी है इन्हें इतना भी रिफाइन नहीं किया गया है जो एक एस रैंक हंटर को बिलीवर में बदलना जाए। और फिर एमसी के बारे में सोचते हुए कहने लगा, सांगसुओ को एस रैंक हंटर बनने के बाद वो अपनी स्पीयर ऑफ एक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। उस दिन से उसने बाकी सारी हंटर गिल्ड्स को भी आप रिक्रूट करना शुरू कर चुका है। और फिर एमसी के पावर में सोचते हुए इटारियम की एपोस्टल कहने लगा, वो मेरे साथ अभी एक टेरिटोरी के कॉन्क्वेस्ट गेम खेलना चाहता है। एक ऐसा गेम जिस गेम के पास जिस साइड के पास ज्यादा ताकतवर एगोनर है वही जीतने वाला है। और फिर इटारियम के एपोस्टल एमसी और बाकी सारे एस रैंक हंटर के बारे में सोचते हुए कहने लगा, आप जो सांगसुओ कोरिया के हर एक एस रैंक को रिक्वेस्ट करा है सिर्फ कोरिया के अंदर बिलीवर्स को ढूंढना बिल्कुल भी पॉइंटलेस हो चुका है अब। और फिर अपने सर्विस देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या मेरे पास कोई भी मौका है डायरेक्ट फाइट में उससे जीतने के इस गेम को खेलने की जगह पर? अभी उसके बहुत तेजी से उसे मेजर को पाना नामुमकिन है, या तो भी शायद मैं फिर भी ना जीत पाए अपने पूरे सारे बिलीवर्स को इस्तेमाल करने के बाद भी। और फिर वो इटारियम के एपोस्टल आसमान तो देखते हुए कहने लगा, जो फोर्थ फ्रेगमेंट्स यहाँ पर आ जाएगा। और फिर अपने पावर को थोड़ा सा रीच करते हुए कहने लगा, उस फोर्थ फ्रेगमेंट के आने के बाद मेरा गोल होगा डार्कनेस की अथॉरिटी को पोजेस करना। सोच में दोस्तों ये कहने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। इसके बाद मैं आसानी से सांगसुओ की तरफ आगे बढ़ पाऊंगा। और फिर इटारियम के एपोस्टल अपनी आंखों में अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, मैं इस गेम को अब जीतना चाहता हूँ। फोर्थ फ्रेगमेंट का जो पावर है वो बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाला है नहीं, या तो भी अगर मुझे फिफ्थ फ्रेगमेंट का पावर भी मिल जाए या तो भी अगर मुझे उसे फोर्स करके भी हासिल करना पड़े तब भी मैं इसे जीतना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद वो अपने मुंह को पकड़ कर अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों ये चीज कुछ ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो पीछे से कोई कहने लगा, क्या हंटर पार्क दोजिन? हम लोग देख पाते उसके पीछे से एक लड़की आ रहा है जिसे महसूस करने के बाद हंटर पार्क दोजिन थोड़ा सा घबरा जाता है। और फिर वो लड़की फिर से इटारियम के एपोस्टल से कहने लगा, ये सच में तुम ही हो? मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एक डांजी के अंदर तुमसे मिल जाऊंगा। और उसी पर हम लोग देख पाते हंटर पार्क दोजिन बहुत ज्यादा गुस्से में उस लड़की को देखने लगा। और फिर अगली पो लड़की बहुत खुशी मारी रोते हुए कहने लगा, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, मैं अपनी तरफ पार्टी से सेपरेट हो चुका था, जो तुम्हें देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ। और फिर वो लड़की हंटर पांग दोजिन को देखते हुए कहने लगा, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं वो हंटर पांग दोजिन उस पर अपनी लाइन पावर से अटैक करता है, जिसके वजह से उसके स्वर से खून निकलने लगा। और फिर भी अंतर पाक दोजिन अपनी पावर को अभी रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इसे देखकर ऐसा लग रहा है ये अपने कंट्रोल को धीरे धीरे खो रहा है। और फिर उस लड़की को देखते हुए कहने लगा, रिपा जो इस डांजर को ऑन करता है कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता, तुम कौन हो? जो सुनिए हम लोग देख पाते वो लड़की खुद को हील करते हुए कहने लगा, तुम्हारे पास बहुत अच्छे इंस्टिंक्ट है। और फिर अगली बॉल वो जो लड़की एक मोस्ता में बदलते हुए कहने लगा, लेकिन फिर भी क्या ये बहुत ज्यादा मीन नहीं है तुम्हारे लिए अचानक से मुझ पर अटैक कर देना? क्या तुम ऐसी जगह में बड़े हुए हो जहाँ पर कोई भी बिना ग्रीटिंग्स के बात करते हैं? हंटर पाक दोजिन सच में दोस्तों ये मॉन्स्टर कुछ ज्यादा भी कीपी दिख रहा है। और फिर वो मॉन्स्टर कहने लगा, या फिर मुझे तुम्हें इटारियम के एपोस्टल कहना चाहिए। जो सुने पर हम लोग देख पाते हैं हंटर पाक दोजिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर उससे पूछने लगा, तुम कौन हो? और फिर वो मॉन्स्टर अपने बॉडी को फिर से रिसीव करते हुए कहने लगा, क्या मैं कौन हूँ? मैं आरसा हूँ। और फिर वो मॉन्स्टर एक खूबसूरत लड़की बदलते हुए कहने लगा, तुम ऐसा कह सकते हो मैं इस दुनिया का एक रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे सामने प्रपोजल को रखने के लिए। और दोस्तों उस बींग को एक ह्यूमन जैसा रूप लेने के बाद इटारियम का एपोस्टल उस बींग से पूछने लगा, कौन हो तुम? और इटारियम के एपोस्टल के पीछे हम लोग उसके सारे सर्वेंट को भी देख पाते हैं। अब वो बींग कहने लगा, मैं आरसा हूँ, शायद तुम ये भी कह सकते हो मैं इस वर्ल्ड का एक रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे सामने एक प्रपोजल को रखने के लिए। जो सुनने के बाद इटारियम का एपोस्टल कुछ भी नहीं कह पाता और अपनी आंखों में अपने पावर को रिलीज करने लगा। अगली पल आरसा से पूछने लगा, किस तरह से तुमने मुझे ढूंढ लिया? जिसके जवाब में आरसा स्टेज फेस बनाते हुए कहने लगा, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। और फिर एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, जो स्टिमुलेंट जिसे स्टारडस्ट कहा जाता है मैं उसके ओरिजिन को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस था, इसीलिए मैं उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा था। इसीलिए मैं जो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था ली मिनस्यू उसके पास गया था। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर मुझे मालूम चल गया वहाँ पर और एक इंसान भी है जिसे इटारियम का एपोस्टल कहा जाता है। और आसाम की मेमोरी में हम लोग ली मिनस्यू के साथ उसके बातों को देख पाते हैं। और फिर बहुत सारी क्रियो को दिखाते हुए इटारियम की एपोस्टल से आरसाम कहने लगा, मेरे साबों ने आसानी से इन्फॉर्मेशन को ढूंढ सकता है, तुम चाहो तो देख सकते हो। दोस्तों शायद मुझे लगता है ये मोनार्च ऑफ इंसेक्ट है या फिर उसका इनहेरिटर है। अगली बार इटारियम का एपोस्टल एक इंसेक्ट को मार डालता है और उसके बाकी सारे सर्वेंट आरसाम पर अपने शोध की मदद से अटैक कर देता है।
सच में दोस्तों यह वो ऐसा लग रहा है उन लोगों ने आरसाम को बहुत हिस्सों में काट डाला है। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते आरसाम का बॉडी फिर से रिजनेट होने लगा और फिर आरसाम अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा मुझ पर ऐसे करने का कोई भी तो पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ एक क्लोन है मेरा। और फिर आरसाम खुद की बॉडी को पूरी तरह रिजनेट करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा तुम्हें डर लग रहा है मैं शायद तुम्हारे आदि तू हार के सामने रिवील कर दूंगा, मैंने सही कहा ना। इसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें मदद करने के लिए। और फिर एक आइटम को देते हुए आरसाम इथेरियम की एपोस्टोरी से कहने लगा यहाँ पर एक गिफ्ट है, ये प्रूव करने के लिए मैं सच में यूजफुल हूँ। और फिर उस स्टार फ्रेगमेंट को इथेरियम के एपोस्टोरी अपने हाथों में पकड़ने पर आरसाम कहने लगा मैंने इस स्टार फ्रेगमेंट को जो बाजार में अभी सर्कुलेट हो रहा था उसे इनहांस कर दिया है। मुझे लगता है तुम इसकी मदद से इस रैंक के हंटर को भी बेनवास कर सकते हो। जो सुनने के बाद इथेरियम के एपोस्टोरी उस स्टार फ्रेगमेंट को देखते हुए अपने मन में कहने लगा इस फ्रेगमेंट के अंदर जो द मिस्ट बांड का सोल फायर है वो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर है और लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबल भी है। मैंने नहीं सोचा था वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्पेल को इतना आसानी से स्टेबलाइज कर पाएगा। और फिर आरसा इथेरियम के एपोस्टोरी के मुंह के बहुत ज़्यादा करीब जाकर कहने लगा आपसे मैं तुम्हें इस एनहांस्ड स्टार फ्रेगमेंट को सप्लाई कर सकता हूँ। इसके बदले मैं चाहता हूँ हम दोनों मिलकर सांग सो और मोनार्च ऑफ द शैडो इन दोनों को मार डाले। सच में दोस्तों मुझे लगता है ये सांग जिन्हों से अपना बदला लेना चाहता है। जो सुनने के बाद हिपानिता एपोस्टोरी आरसा से पूछने लगा किस लिए तुम मुझे मदद कर रही हो जब मैंने तुम्हारी दुनिया को इन्वेट किया है। जो सुनने पर आरसा कहने लगा तुम कितना ज़्यादा रिजिड हो सिर्फ क्योंकि मैं इस दुनिया से हूँ, क्या इसका मतलब मुझे इस दुनिया की साइड से होना पड़ेगा। जो सुनने के बाद इथेरियम के एपोस्टोरी गुस्से में उससे पूछने लगा इस सवाल को दर्ज करने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुम सच में मुझे मदद करना चाहते हो तुम मुसीबत आ सकती थी जब ली मिनसू जिंदा था। जो सुने पर आरसा मुस्कुराते हुए कहने लगा तुम्हें मालूम होना चाहिए लड़कियों को वो आदमी थोड़ा से पसंद नहीं जो ज्यादा सवाल पूछते हैं। और फिर आरसा ली सॉरी दोस्तों इथेरियम की एपोस्टोरी से पीछे हाथ धोए कहने लगा ये पूरी तरह से मुझ पर निर्भर कर रहा है मैं किसके साइड लेना चाहता हूँ या नहीं। क्या ये ओबियस नहीं है मैं उस साइड को चूज करूँगा जो मुझे बेनिफिट दे सकता है। मैं एक मोनार्च का डिसेंडेंट हूँ जैसे सांग सो है। मैं इस कंक्लूजन में आ चुका हूँ मैं उसके साथ मिलकर एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो मोनार्च ऑफ शैडोज के डिसेंडेंट है। जो सुनी के बाद इथेरियम के एपोस्टोरी सिर्फ उसकी तरफ देख रहा था कुछ भी नहीं कहता। अगली बार इथेरियम के एपोस्टोरी आरसा को देखते हुए उससे पूछने लगा क्या तुम्हारे पास भी उसके जो स्ट्रेंज पावर है। जो सुनने के बाद आरसा अपने पावर को रिलीज करते कहने लगा अगर तुम शैडो अथॉरिटी के बारे में बात कर रहे हो तो भी नहीं लेकिन मेरे पास और एक पावर जरूर है। और फिर आरसा अपने पावर को अभी से रिलीज करते कहने लगा जैसे कि अगली पर हम लोग देख पाते हैं इथेरियम के एपोस्टोरी के पीछे जो बिस्ट का जो मॉन्स्टर का डेड बॉडी गिरा हुआ था वो अब फिर से जिंदा हो जाता है और उसके आंखों में अब आरसा की पावर रिलीज हो रहा है जिसे महसूस करने के बाद इथेरियम के एपोस्टोरी खुद शॉक हो जाता है। और फिर उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहने लगा क्या हम इन सभी को मार नहीं डाले थे। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते वो मॉन्स्टर अपने अंदर से ब्लू ग्रीन रंग के पावर को रिलीज करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन उसी वक्त उस मॉन्स्टर के बॉडी अब बहुत सारे हिस्सों में बांट जाता है और फिर उस मॉन्स्टर के जो शहर है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसे देखने के बाद इथेरियम के एपोस्टोरी या वो कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर आरसा अपने जो उंगली में एक इंसेक्ट को दिखाते हुए कहने लगा मैं डिसेंडेंट ऑफ प्लेग हूँ, मैं ये चीज जरूर कर सकता हूँ। और हम लोग देख पाते उसके हाथ में जो इंसेक्ट है वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर आरसा इथेरियम की एपोस्टोरी से पूछना तुम्हें इसके बारे में क्या ख्याल है। तुम्हें मालूम होना चाहिए वो लोग क्या कहते हैं मेरे एनिमी के जो एनिमी है वो मेरे फ्रेंड है। और फिर आरसा इथेरियम की एपोस्टोरी की तरफ देखते हुए कहने लगा अगर हम लोग अपने फोर्सेस को मिलाए थे तो फिर हम दोनों को इससे बेनिफिट मिल सकता है, क्या नहीं मिलेगा। जो सुने पर हम लोग देख पाते इथेरियम के एपोस्टोरी अभी जो सोच रहा है कुछ भी नहीं कहता। और फिर अगली पर हमें एक पोर्टल का सीन दिखाए थे जिसके अंदर से अब आरसा बाहर निकलने लगा जहाँ पर आरसा के लिए और दो इंसान इंतजार कर रहा था। उनमें से एक कहने लगा आरसा क्या तुम वापस आ चुके हो। और फिर वो छोटा सा लड़का बहुत ज्यादा खुश होकर आरसा से पूछने लगा ये किस तरह से गया, क्या इथेरियम के एपोस्टोरी के साथ जो नेगोशिएशन करने के लिए तुम गए थे वो काम कर गया। जिसके जवाब में आरसा मुस्कुराते हुए कहने लगा हाँ उसने कहा है वो हमें मदद करेगा। जो सुनी पर वो लड़का बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा मुझे मालूम था आरसा तुम बहुत ज्यादा ही अमेजिंग हो। जो सुनी पर आरसा उस लड़की के स्वर पर हाथ रखते हुए कहने लगा भैया तुम्हारे बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर आरसा इथेरियम के एपोस्टोरी के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा पाक दोजी जो इथेरियम के एपोस्टोरी है सिर्फ मैंने इसको उसके सवाल का जवाब दिया था जो इस दुनिया के बारे में था और उसने मेरे से कोऑपरेट करने के लिए मान गया। ये बहुत ज्यादा आसान था जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। लेकिन ये चीज सेंस जरूर बढ़ रहा है मोनार्च ऑफ शैडो शायद उनके गोल के लिए एक ऑब्स्टेकल है। उसी बहुत आरसा किसी और की तरफ देखते हुए कहने लगा कौन इसका पूर्वक होता है। और फिर अपने सामने एक सिस्टम प्लेन को देखते हुए कहने लगा शायद सिस्टम के अंदर इस तरह की ओदा होने की कोई तो वजह जरूर होगा
यानी दोस्तों इन लोगों के पास भी एक सिस्टम है, क्या इसे भी कोई आर्किटेक्ट ने बनाया है? जैसे सांग जिनो के सिस्टम को एक आर्किटेक्ट ने बनाया था। और फिर अगली पर उस सिस्टम बैलेंस से हम लोग देख पाते हैं उन लोगों के पास अभी एक क्वेस्ट है जिसका नाम है पाथ टू बिकम द मोनार्च। इसके लिए तुम्हें मोनार्च और सेदुस को मारना पड़ेगा और इटाइम के एपोस्टोलिक के एक एलाई बनना पड़ेगा। और बाकी दोनों इंसान को देखते हुए आरसा कहने लगा, आप हम लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है। और फिर अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, हम लोगों के लिए जो आप एक मोनार्च का डिसेंडेंट है। और फिर अगली पर हमें बिल्डिंग का सीन दिखाता है जहाँ पर कोई इंसान पेपर को दिखाते हुए किसी से कहने लगा, यही हमारा बेस्ट है जो हमें लोग तुम्हें दे सकते हैं। और फिर वो इंसान अपने सामने बैठा हुआ इंसान से पूछने लगा, इस एयर एंड गेट के रेट के लिए क्या तुम हमारे फेम गिल्ड के साथ अपने फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो? जिसके रिप्लाई में वो इंसान कहने लगा, जैसा मैंने बहुत बार पहले ही कह चुका हूँ, मैं उन सारे रेट्स पर पार्टिसिपेट नहीं करता जो रेट एयर एंड किया भी हायर होता है। और फिर इससे सिस्टम बैलेंस में बताया जाता है ये ली योनसुक है, एक फ्रीलांसर हंटर है, यानी कि किसी भी हंटर गिल्ड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जो सुने के बाद वो इंसान आप थोड़ा सा गुस्से में चिल्लाकर कहने लगा, लेकिन इससे तो तुम्हारा जो एस रैंक टैलेंट है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अगर तुम हमारी एस फेम गिल्ड को ज्वाइन करते हो तो भी तुम्हें सच में उसी पर उसके बात को काटते हुए ली योनसुक कहने लगा, चाहे तुम हमें मुझे कितनी भी ज्यादा फायदा क्यों ना दे दो व किसी भी तरह की कंडीशन क्यों ना दे दो, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी को दाव में नहीं लगाऊंगा। आप तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जो सुनगा फेम गिल्ड का मेंबर अब तो चिल्लाकर कहने लगा, लेकिन तुम कोरिया के कुछ एस रैंक हंटर में से एक हो। ये सिर्फ एक एरेक हंटर एक डंजन है जिसे तुम आसानी से मैनेज कर सकते हो। जो सुनी बात लियो योनसेंग उससे कहने लगा, हर एक दिन को मुझे नाइटमेयर आता है जो एक बीस्ट मैजिक बीस्ट मुझे खा रहा है इस तरह का। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते वो दौड़ से कांपते हुए फेम गिल्ड के मेंबर से कहने लगा, बहुत सारे मैजिक बीस्ट मुझे चारों तरफ से खेल लिया है और वो लोग हाँ मुझे खा रहे हैं, मेरे बॉडी के हर एक पार्ट को वो लोग फाड़ कर आप खा रहे हैं। और फिर ली गियोनसुंग आपसे थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, एक एस रैंक हंटर होने के क्या ही मतलब है जो मुझे मैजिक बीस्ट को देखने से डर लगता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं सच में ली योनसु बहुत ज्यादा ही घबरा है यहाँ पर। और फिर ली योनसु फेम गिल्ड के मेंबर से कहने लगा, मैं सच में आशा करता हूँ तुम लोग और यहाँ पर नहीं आओगे। जो सुने पर हम लोग देख पाते वो लोग आपसे उसके तो घर से बाहर निकल चुका है। और फिर ली योनसु तो विंडो से बाहर की तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ली योनसु बहुत ज्यादा घबरा है और फिर अपने मन में उन सारे मैजिक बीस्ट को सोचते हुए कहने लगा, डैम इट। सच में दोस्तों उसके इमेजिनेशन में उन सारे मैजिक बीस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते फेम गिल्ड के वो लड़की वाले मेंबर अपने और एक मेंबर से पूछने लगा, शान भाई क्या हम लोग इस तरह से जाने वाले हैं? जिसके जवाब में वो इंसान कहने लगा, क्या तुमने उसकी आंखों को नहीं देखा? उसी पर हम लोग देख पाते पार्क दोजिन यानी इतारिम के एपोस्टोलिक वहाँ पर आ रहे हैं। और फिर फेम गिल्ड के मेंबर वहाँ से नीचे रखते हुए कहने लगा, क्या ही यूज है एक ऐसा एसरेक हंटर जो कभी फाइट ही नहीं कर सकता। उसी पर वो लड़की वाला हंटर इतारिम के एपोस्टोलिक को नोटिस करने के बाद थोड़ा सा घबराता है और फिर कहने लगा, वो इंसान अगली पर हम लोग देख पाते पार्क दोजिन अब ली योनसुंग के घर के बाहर आ चुका है, जिसे महसूस करने के बाद ली योनसुंग पहले थोड़ा सा शौक होता है। और फिर पार्क दोजिन को देखते हुए कहने लगा, तुम रिपायर गिल्ड के एसरेक हंटर हो? मैंने सुना है रिपायर गिल्ड के पास एकदम रेपुटेशन है बहुत ज्यादा रूड होने के लिए। किस तरह से तुम किसी के घर में इस तरह से आ सकते हो, वो भी किसी भी तरह के आने ना उसको नोटिस किए बिना। जो सुनूया पार्क दोजिन उससे कहने लगा, मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पर एक एसरेक हंटर है जो मैजिक बीस्ट से दौड़ता है। जो सुनने के बाद ली योनसु कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ लड़ाई करना चाहते हो? और फिर इटारिम के एपोस्टोलिक को अपने तरफ आगे बढ़ते हुए देखने के बाद ली योनसु कहने लगा, मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। अगली पर हम लोग देख पाते ली योनसु अपने थंडर पावर को पूरी फुल पावर में रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ली योनसु का जो पावर है बहुत ज्यादा खतरनाक है। और फिर ली योनसु पार्क दोजिन से कहने लगा, हुआ कोई रुक जाओ। और भी बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, अगर तुम मेरे लाइटिंग के साथ जोड़ना नहीं चाहते तो फिर मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ मुझसे डिस्टेंस बना कर रखने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर ली योनसु बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते पार्क दोजिन ने उस इनहांस्ड स्टार फ्रेगमेंट को ली योनसु के मुंह के बहुत ज्यादा करीब लेकर आ चुका है। और फिर अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, हंटर ली योनसु तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपसे तुम्हारे ओपोनेंट कोई भी मैजिक बीस्ट नहीं होगा। और फिर हम लोग देख पाते उस स्टार फ्रेगमेंट की वजह से अब ली योनसु के आंखों के अंदर भी लाइटिंग पावर आने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं ली योनसु के बॉडी के अंदर उस स्टार फ्रेगमेंट अब जाने लगा। सच में दोस्तों यानी आप एसरेंक के हंटर को भी पार्क दोजिन कंट्रोल कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते उस स्टार फ्रेगमेंट को ली योनसु के अंदर जाने के बाद अब ली योनसु बिल्कुल एक पॉजिटिव आदमी की तरह बिहेव कर रहा है, जिसे देखने के बाद पार्क दोजिन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और भी एमसी और बाकी से मोनार्च के डिसीजन के बारे में सोचते हुए कहने लगा,
डार्कनेस सांगसू मोनार्च ऑफ शेडोज के डिसेंडेंट है वो, और बाकी सारे मोनार्च के डिसेंडेंट भी यहाँ पर आ चुके हैं। जो लोग डार्कनेस के जो बहुत ज़्यादा ही नफरत करते हैं, ऐसा ही नया अनएक्सपेक्टेड जो वेरिएबल है वो हमारे सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ही जल्दी से चेंज कर रहा है। और फिर प्रेजेंट में आते हुए अपने मन में कहने लगा वो लोग फॉरेन इन्वेंशन में इतना ज़्यादा फोकस हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है वो लोग अपने अंदर जो कैरेक्स बॉन्ड है उसे देखना ही भूल चुके हैं। मैं जरूर इसे मेक श्योर करूंगा। उसी पर हम लोग दे पाते उसके पीछे अभी ली योन सुक का बॉडी अब कांपने लगा। और फिर अगली पर हम लोग ली योन सुक की आंखों के अंदर इटाम की एपोस्टरी के जो निशान है उसे देख पाते हैं। और फिर उसके बाद देखते हुए पार्क दोजिन कहने लगा मैं इन सारी कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करूंगा। और दोस्तों एक टावर का सीन है जिस वो शायद एक कंट्रोल टावर है। और फिर हम लोग देख पाते कुछ इंसान उस कंट्रोल टावर के अंदर अपने अपने कंप्यूटर में किस चीज को मॉनिटर कर रहा है। उसी पर एक इंसान कान में कोई कहने लगा ये कॉल है 742 कंट्रोल टावर में से कोई रेस्पॉन्स दो। जिसके रिप्लाई में वो इंसान कहने हाँ मैं सुन रहा हूँ। जिसके जवाब में वो इंसान फिर से कहने लगा अभी मैं लेवल 350 में उड़ रहा हूँ। मेरे कोऑर्डिनेट्स आर लेटीट्यूड XX से लॉन्गिट्यूड XX। हम लोग एयर पेज में है साउथ कोरिया के करीब। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, हमारे करेंट ऑल्टीट्यूड में क्या अभी स्नो हो सकता है? जो सुनने के बाद वो इंसान परेशान होते कहने लगा नहीं, ऑब्वियसली वहाँ पर किसी भी तरह की स्नो नहीं है। ऐसे भी क्लाउड्स के ऊपर अपार एटमॉस्फेयर में किस तरह स्नोफॉल हो सकता है? जो सुनने के बाद वो पायलट कहने लगा हाँ ये चीज़ कॉमन से है, बिल्कुल सही कहा तुम्हें। तो फिर मैं किस तरह से इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और हम लोग आसमान में एक नया पोर्टल को बनते हुए देख पाते हैं। शायद दोस्तों ये एक नया डंजन है जो आसमान में किए हुए उसकी तरफ देखते हुए पायलट बहुत ज्यादा घबराने लगा और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर उस पोर्टल की तरफ देखते हुए कहने लगा ये चीज। और हम लोग देख पाते वो पोर्टल फिर से थोड़ा सा बड़ा होने लगा। और फिर पायलट चिल्ला कर एक गेट है यहाँ पर। साउथ कोरिया के ऊपरी एक गेट खुल चुका है। जो सुनने के बाद से कंट्रोल टावर का वो इंसान बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या एक गेट? और उसके चारों तो एक खतरनाक बर्फीला तूफान भी बन रहा है। और फिर वो पायलट फिर से कहने लगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो भी हम लोग शायद क्रैश भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते कंट्रोल टावर में जो आदमी है वो बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर वो बाहर की तरफ विंडो से देखने लगा जहाँ से बहुत ज्यादा लाइट आने लगा इस तरफ। और फिर वो इंसान चिल्ला कैप्टन। अगली पर हमें फिरोसियस मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो अपने फैन की मदद से किसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं किसी ने उसके बॉडी पर बहुत सारे स्लेश लगा आगे बढ़ चुका है। सच में दोस्तों इस इंसान ने इस फिरोसिया बीस्ट को बहुत ही दो टुकड़ों में काट डाला है। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान कोई और नहीं है, हमारा MC खुद है। और फिर हम देखते हैं MC अभी अपने S रैंक गैरेज की जो वेपन है उसे इस्तेमाल कर रहा है। अगली पल MC पोजिशन क्या मैं फिर से जो गिरीज की स्किल है उसे इस्तेमाल करना ही भूल गया। और फिर MC अपने गॉन्टलेट की तरफ देखते हुए कहने लगा मैं महसूस कर पा रहा हूँ मेरा स्टेज बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लगा है जब से मैं इस गिरीज को इक्विप करा हूँ। और सिस्टम प्ले में हमें गिरीज की जो स्टेट है वो दिखाया जाता है। गिरीज की स्ट्रेंथ लगभग 30 के करीब पहुँच चुका है। अब क्या तुम समझ पा रहे हो इस रेंज का जो स्टेट है वो एक लेवल है और उसका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। और फिर MC अपने बाकी सारे सेतु सोल्जर की तरफ देखते हुए कहने लगा माना स्टोन को माइनिंग करना बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो फिर शायद आप मुझे तौबा हो जाना चाहिए डाइजनर को कोलैप्स होने से पहले। और फिर MC अपनी सेतु सोल्जर के बारे में सोचते हुए कहने लगा मेरे सेतु सोल्जर सिर्फ एक दिन के लिए मेरे पास रह सकते हैं, इसीलिए अगर मैंने उन्हें सेतु आइटम में ट्रांसफर कर दिया तो फिर वो लोग मेरे पास परमानेंटली रह सकते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं अभी MC बाय जो सेतु आइटम है उसका काउंट 340 हो चुका है। जिसे देखने के बाद MC कहने लगा मुझे शायद लोकेशन गैरेज के आइटम को आप छोड़ना पड़ेगा। और एक शेड्यूल रिकेट करते हुए कहने लगा और उन्हें रिकेट करूंगा मैं इन सारे शेड्यूल सोल्जर जिन जो यहाँ पर ताकतवर हैं। और फिर हम लोग तो देख पाते MC के अंदर से बहुत ज़्यादा ही सेतु पावर बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज़्यादा कूल भी दिख रहा था। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है MC का जो सेतु केसन है वो अब लेवल अप हो चुका है। और MC जो अब सेतु केसन स्कूल को इस्तेमाल करे तो अब MC को जो हाई गे आइटम मिलता है वो तो अब पहले से इंक्रीज हो चुका है। जिसे देखने के बाद पहले MC थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता। लेकिन अगली पर हम लोग MC के चाहता हूँ इतने सारे वेपन को देख पाते हैं जैसे कि यहाँ पर वेपन का कोई मेला लग गया है। सच में दोस्तों MC अगर इन्हें बेच दिया ना तो फिर वो खुद एक बिलियनियर भी बन सकता है यहाँ पर। और फिर इतने सारे वेपन को देखते हुए MC कहने लगा हाँ सच में मुझे और भी ज़्यादा हाई रैंक के आइटम मिल रहा है इस स्किल के एबल होने के बाद। नॉर्मल आइटम मुझे कम ही मिला है इस बार।
शायद मुझे इस बार कोई जो हीरोइक गिरिज की भी आइटम मिल सकता है। आप देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। और फिर उसी को एमसी कुछ देखने के बाद थोड़ा सा घबराने लगा। और फिर एमसी अपने दोनों हाथ में दो गॉन्टलेट को देखते हुए थोड़ा सा पोजिशन को कहने लगा, एक हीरोइक गिरिज का आइटम बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे और एक गॉन्टलेट मिल गया। मुझे गिरिज मिला है, बहुत देर नहीं हुआ है उसका। और फिर आपने नए गॉन्टलेट को देखते हुए तो कहने लगा, ये बहुत ज़्यादा बुरा है, मैं अपनी हीरोइक आइटम का जो आउटलुक है उसे चेंज नहीं कर सकता। इस मेंटिको के साथ अगर मैं कंपेयर किया तो भी गिरिज की बात बहुत अच्छे स्टेट और पावर है, इसीलिए शायद मुझे अब इसे रिस्टोर कर लेना चाहिए। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी अब उस फील्ड टाइम दांजे के अंदर से बाहर निकलने लगा। और बाहर निकलते एमसी अपने मन में कहने लगा, हंटर एसोसिएशन ने हर एक गिल्ड को कॉन्विंस कर लिया है, इसीलिए मैं आसानी से हर एक से फील्ड टाइम दांजे में जाकर रीड कर पा रहा हूँ। और फिर एमसी सीरियस फिर बात हुई अपने मन में कहने लगा, लेकिन मुझे अभी किसी भी तरह के 7-10 व्यक्ति की एक टेस्ट नहीं मिला है इन सारे दांजन के अंदर। क्या उन्हें मालूम चल गया है तो मैं इस तरह की एक्ट कर रहा हूँ, और इसीलिए शायद उन लोगों ने मुझसे पहले ही इस सारी चीज़ों को हटा लिया है। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी से एक वर्कर आकर पूछने लगा, अंतर सांग जिन सुहो, आपके हाथ वर्क के लिए आपका शुक्रिया, ये फील्ड है दामजैन। लेकिन उसी पर एमसी देखने के बाद कुछ देखने में शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ कह पाता। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के फ़ोन में एक इमरजेंसी सामान आ चुका है, जो हर एक अंतर को हंटर एसोसिएशन के अंदर इमीडिएटली आने के लिए कह रहा है। जिसे देखने के बाद एमसी चौंकते हुए कह, क्या हंटर एसोसिएशन हमें बुला रहा है? क्या सच में वह कुछ हो चुका है? और फिर अगली बार हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग 5 गिल्डमास्टर को एक साथ देख पाते हैं। और फिर यह गिल्डमास्टर बाकी सारे गिल्डमास्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर सारे मेजर गिल्ड के जो लीडर है वो यहाँ पर है, और मैं सिर्फ एक ए रैंक का हूँ। और हमें बताया था इसका नाम पाक जोंगसू है, जो ए रैंक हंटर नाइट्स गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पर। और वे बाया दोनों हार की चो देखते हुए कहने लगा, तुम सभी को शायद मालूम होना चाहिए किस लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। जो सुनिए वह हंटर चॉय जोंगिन कहने लगा, शायद हम लोग यहाँ पर आए कोरिया के ऊपर जो गेट खुला है उसके लिए। जो सुनी गया लीम ताइगो सीरियस फेस बात हुए कहने लगा, क्या हम लोग उस गेट के ओनरशिप के बारे में डिसाइड करने वाले हैं यहाँ पर? जो सुनी के बाद और एक नया थे गिल्डमास्टर माँ डोंको को बहुत ज़्यादा हंसते हुए कहने लगा, हमारे फेम के इस चीज़ को लेना चाहेगा। और जो राइटर हमसे कहने लगा, ये एस रैंक हंटर है फेम गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव। माँ डोंको आप लीम ताइको का देखते हुए कहने लगा, मैंने सुना है आपके पास कुछ अच्छी न्यूज है। आप कोच लीम, आपने उस एसरे खानता लीड योनसों को रिक्वेस्ट कर लिया। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? हम लोगों ने सब कुछ तैयार किया था उसे हायर करने के लिए, आप लोगों ने ये चीज़ कैसे कर लिया? जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लीम ताइगो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हंटर पाक दोजी ने किया है, मैंने नहीं। मैं सिर्फ बहुत ज़्यादा लाकी हूँ अपने गिल्ड मेंबर के साथ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हंटर जोंग चोई जोंगिन बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा और कुछ भी नहीं कह पाता। उसी को हम लोग देख पाते यहाँ पर कोई आकर कहने लगा, मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। और फिर हम लोग देखते कोई और नहीं, हमारे एमसी है जो बहुत ही परेशान होकर यहाँ पर जल्दी से आया है। और फिर एमसी थोड़ा सा हफ्ते हुए कहने लगा, मैंने अभी के अभी एक फील्ड टाइम दार्जन को किला करने के बाद यहाँ पर आ चुका हूँ। और एमसी को देखने के बाद हम लोग देख पाते हैं पाक जोंगसू और माँ डोंको थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या यहाँ पर और एक एसने खानता सांग सोब आया है? लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं माँ डोंको एमसी के हाथ को पकड़ते कहने लगा, यहाँ पर देखो कौन यहाँ पर आया है, ये तो कोच सांग है ना? कि आपके साथ मेरे को मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो सुनने पर हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा परेशान कहला, क्या? लेकिन मैं कोई कोच नहीं हूँ यहाँ पर। और फिर पाक जोंगसू कहला, तुम अभी किसी भी गिल्ड के साथ एफिलिएटेड नहीं हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? दोस्तों मुझे लगता है ये दोनों तो सांग सो यानी हमारे एमसी को आप अपने गिल्ड में रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्हें शायद मालूम ही नहीं है एमसी पहले ही 4 बड़े गिल्ड का बॉस बन चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हंटर चोई जोंगिन इन्हें देख रहा था और ये लोग कहने लगा, हमारी तो नाइस गिल्ड को ज्वाइन कर लो, हम लोग तुम्हें बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए गारंटी दे सकते हैं। उसी वह माँ डोंको कहने लगा कि हमारे तो फेम गिल्ड के बारे में तुम्हें क्या ख्याल है? आप इसे देखते हंटर जो चोई जोंगिन कहने लगा, ये कितना फेमिलियर सिचुएशन है जिसे मैं देख रहा हूँ।
और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते उन दोनों से कहने लगा, हाँ तुम लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, लेकिन मुझे तो ये चीज़ को डिक्लाइन करना पड़ेगा। मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करने का। जो सुनिए वो हम लोग देख पाते वो दोनों गिल्ड के रिप्रेजेंटेटिव बहुत ज़्यादा ये शौक हो जाता है और परेशान होने लगा। और एमसी अब आंखों हानता चॉय जोंगिन के करीब जाकर बैठने लगा, जिसे देखने में हानता चॉय जोंगिन अपने मन में कहने लगा, और एक रिजेक्शन कन्फर्म हो चुका है यहाँ पर। और फिर एमसी इन सारे लोगों को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे अनएफिलिएटेड हंटर भी यहाँ पर हैं। अगर मैं यहाँ पर एक नया गिल्ड को स्टार्ट करता हूँ बाकी से हंटर को रिक्वेस्ट करने के लिए, मुझे शायद इसके बारे में सोचना चाहिए। और फिर हमें गिल्ड का सीन दिखाया था है। वहाँ से हम लोग देख पाते चेयरमैन वो अपने असिस्टेंट के साथ आने लगा, जो बहुत ज्यादा परेशान है यहाँ पर। जिसे देखने के बाद माँ डोंग को खुश होकर कहने लगा, कोच आप इतना से लेट से कैसे आ सकते हैं? क्या आपके कुछ प्रॉब्लम है? क्या आपके पेट में खराब हो चुका है? सच में दोस्तों ये इंसान बहुत ज्यादा ही बात करते हैं। जिसके जवाब में हम लोग देख पाते चेयरमैन वो कहने लगा, मुझे माफ कर देना, मैं अभी दाता को ऑर्गेनाइज कर रहा था तुम सभी के लिए। और भी चेयरमैन वो थोड़ा सा घबरा को हार की सामने सीरियस फेस बात हुई कहने लगा, हांता एसोसिएशन के जो सामान है उस पर रेस्पॉन्ड करने के लिए तुम सभी का शुक्रिया। और रायता से हमें मालूम चलते चेयरमैन वो एक सिर्फ एक ए रैंक का हंटर है। और फिर चेयरमैन वो हर किसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, जैसा तुम सभी को मालूम है साउथ कोरिया के ऊपर कल के दिन के एक में नया गेट ओपन हो चुका है। एक पैसेंजर प्लेन ने इसे पहले देखा था, लेकिन वो प्लेन साउंड मैजिक से मिलने की वजह से वहाँ पर ही क्रैश हो चुका है, बहुत सारे इंसान मारा गया है। हम लोगों ने वहाँ पर एक ए रैंक हंटर को भेजा था उस गेट के मेजर करने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है वो चीज़ किसी भी ए रैंक के गिल्ड से भी ए रैंक दानजित से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और फिर बहुत ज़्यादा परेशान को कोल तो हमें कहने लगा, इसीलिए हम लोगों ने इसे एक एस रैंक के गेट की तरह क्लासिफाई कर दिया है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते यहाँ पे मौजूद हारेगा गिल्ड मास्टर बहुत ज़्यादा घबरा आता है और माँ तो दोंगो कुछ भी नहीं समझ पाता। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा तो अपने मन में कहने लगा, क्या एस रैंक? क्या ये पहली बार नहीं है जब किसी भी तरह की एस रैंक गेट यहाँ पर आया है जब कहता के लिए शुरू हुआ था। और फिर हम लोग देख पाते हांता चोई जोंगिन परेशान होते हुए कहने लगा, ये एक ऐसा चीज है जिससे हम लोग हमेशा दौड़ते थे। जो सुनने के बाद एमसी और भी परेशान होने लगा और कुछ भी नहीं समझ पाता। और हम लोग देख पाते हांता लिम टाइगो यहाँ बहुत ज्यादा घबरा है। और फिर हम लोग देख पाते हांता चोई जोंगिन परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा, सॉरी दोस्तों, एमसी हांता चोई जोंगिन को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, या तो भी वो हांता जिनके पास अपनी पिछली जिंदगी की मेमोरी है वो इतना दौड़ क्यों रहा है? क्या ये रैंक गेट इतना खतरनाक है? और फिर एमसी थोड़ा सा पोजिशन को थोड़ा सा मुस्कुरा को हार के से कहने लगा, लेकिन फिर भी अगर हम सब एक साथ मिलकर काम करते तो भी शायद हम लोग ये चीज़ को आसानी से डील कर सकते हैं। मैंने सही कहा ना? जो सुनिए बेरू एमसी कहने लगा, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और फिर बेरू एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, या तो भी अगर हम सभी को भी एक साथ वहाँ चले जाए तो अब भी हम लोग कुछ भी नहीं है उनके लिए अपने खाने के अलावा। जो सुनने के बाद एमसी परेशान होते कहने लगा, बेरू और माँ दोंको की एमसी के बेरू को देखने के बाद अपने मन में कहने लगा, तो भी क्या वही सांग शो के सबसे फेमस जो बीस्ट मॉन्स्टर हैं? लेकिन उसी को हम लोग देख पाते क्यों महसूस करने के बाद माँ दोंको के साथ कुछ होने लगा, वो बहुत ज़्यादा कांपने लगा। शायद दोस्तों इसे भी अपनी पिछली जिंदगी की मेमोरी वापस आ रहा है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते एमसी बेरू को मारने लगा और जिसे देखती हुई पार्क माँ दोंको की परेशान होते हुए अपने मन में कहना, किस लिए मुझे अचानक से दौड़ने लगा यहाँ पर। और एमसी द बेरू से कहने लगा, बेरू क्या तुम चुपचाप बैठे हुए नहीं रह सकते? हर किसी को यहाँ पर दौड़ना बंद करो और वापस जाओ। जो सुनने के बाद बेरू रोते हुए एमसी से कहने लगा, मैं कुछ भी मदद नहीं कर सकता, मैं आप किसी से ज़्यादा जानता हूँ इसके बारे में। अगर एस रैंक गेट के बसों के बारे में बात की जाए तो भी इसके पिछली दुनिया के अंदर। और फिर हम लोग देख पाते बेरू का एक पास का सीन जहाँ पर बेरू सिर्फ एक एंड मॉन्स्टर था, वो कोई और नहीं, वो मैं खुद था बेरू। सच में दोस्तों बेरू के इस कूल लुक के साथ रोती हुई एमसी से कहने लगा, पिछली दुनिया के अंदर वो एस रैंक गेट का बॉस कोई और नहीं, मैं खुद बेरू था। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते या वो बाकी सारे एस रैंक हंटर और वो ए रैंक का गिर लेता हुआ बहुत ज़्यादा घबराने लगा। और फिर एमसी थोड़ा सा चौंकते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या बेरू एक एस रैंक दार्जिन का बॉस था? वो एक ऐसा मैजिक बीस्ट है जो बहुत सारी एस रैंक हंटर को भी दौड़ा सकता है। अब ये चीज़ को सुनने पर हंटर चोई जोंगिन थोड़ा सा घबरा कर एमसी से कहने लगा, अगर जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ मुझे तुम्हारे ये सामान
उसी वक्त उसके बात को कहते हुए हांता बायक उन्होंने थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, ये बहुत ज्यादा ही फेमिलियर है उस एंथ से जिसे हांता सांग जीनियो हमेशा सामन करता था। जो सुनने के बाद बेरुआ अपने पार को अनलिश करते हुए थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, जब तुम लोग मेरी जैसे एक प्रेडिक्टर को यहाँ पर देख चुके हो, मुझे लग रहा है तुम लोग आप खुद ही समझ चुके हो तुम मेरे सामने पीढ़ी के अलावा कुछ भी नहीं हो। और फिर बेरू एक डेविल जैसा फेस बनाते हुए उन सभी से कहने लगा, आप जब तुम लोग को ये मालूम है इस प्रेडिक्टर के सामने अपने जिंदगी के लिए आप बेग करो, तुम कमजोर इंसान कोई के। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी उसके सर पे एक जोरदार पांच देखो मारता है। और फिर एमसी बेरू के जोरदार पांच मारने के बाद उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा, बेरू तुम किस लिए उन इंसानों को दौड़े हो जो हमारे साइड में हैं। जो सुनी बात बेरू अब रोते हुए कहने लगा, योग मेनाज मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत वक्त से इतना ज्यादा सुपीरियोरिटी को यहाँ पर सेंस नहीं कर पाया था। आप ये चीज को सुने पर हांता चोई जोगिन एमसी से पूछने लगा, अगर उसने जो कहा वो बिल्कुल सच है तो फिर क्या तुम अपने इस सामने के साथ मिलकर उस एस रैंक गांजन को क्लियर नहीं कर सकते। जो सुनी भाई एमसी तेज बेस बात हुई हांता चोई जोगिन से कहने लगा, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। मुझे शायद नहीं मालूम है वो पिछले कितना ताकतवर था, लेकिन उसने अभी अपने हर एक पावर को खो दिया है, इसीलिए वो पूरी तरह से यूजलेस है। जो सुनीगा बेरू रोते हुए एमसी से कहने लगा, यो मोनाच आप ये क्या कह रहे हैं। सच में दोस्तों एमसी या वो बेरू का बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते हांता पाक जोंगो हांता माँ दोंगो से पूछने लगा, मैं सच में कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ ये लोग यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं। जो सुनीगा हांता माँ दोंगो को भी कहने लगा, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ यहाँ पर। आप ये चीज को सुनने पर हांता चोई जोगिन अपनी चश्मा को ठीक करते हुए एमसी से कहने लगा, एक सिंगल एक्सपीरियंस हजारों शब्दों से भी ज्यादा अच्छा होता है। हांता सांग सो क्या तुम इन्हें मदद कर सकते हो इनकी पिछली जिंदगी के मेमोरीज को हासिल करने में। जो सुनी भाई एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ जरूर। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने शेडो पावर को रिलीज करने लगा, जिसे देखते हुए हांता माँ दोंगसो कहने लगा, हे तुम किसके बारे में बात करो, पास्ट मेमोरीज वो क्या है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने अपने शेडो पावर की मदद से यहाँ पर शेडो की को क्रिएट कर लिया है। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते थे जहाँ पर हांतार पार्क जोंगसू बहुत ज्यादा ही घबराने लगा। और फिर वो परेशान होते हुए कहने लगा, ये दुनिया पहले ही एक बार रिसेट हो चुका है। और फिर हांतार माँ दोंगो को भी कहने लगा, एक एसरेंग गैस जो जेजू आइलैंड की जैसा ही है, क्या इसका मतलब ये है हमें उसके जैसे और एक मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट करना पड़ेगा। अब ये सब कुछ सुनने के बाद चेयरमैन वो परेशान होते हुए कहने लगा, एक गेट की रिपेयर होने के बाद उससे दांजे ब्रेक होने के लिए 7 दिन का वक्त लगता है। अगर उस एस दांजे जो हमारे सीओर के ऊपर है उसका दांजे ब्रेक हो जाता है तो भी उसकी वजह से जो डैमेज होने वाला है उससे हम लोग किसी भी हालत में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जो सुनी में हांता पाक जो जोंगसू आप कहने लगा, अगर आसमान में एक दांजे ब्रेक होता है तो भी क्या इसका मतलब ये नहीं है वो सारे मैजिक बीस जो उस दांजे के अंदर से बाहर निकलने वाले हैं वो लोग वहाँ पर ही नीचे गिर कर मरने वाले हैं। जो सुनने के बाद चेयरमैन वो थोड़ा सा और परेशान होते हुए कहने लगा, एसोसिएशन ने उसके बारे में पहले ही इन्वेस्टिगेशन कर लिया है। और फिर चांतार जो वो कहने लगा, हर किसी से उस दांजे को नीचे नामते हुए इमेजिन करने के बाद, लेकिन हम लोगों ने इसे कन्फर्म कर लिया उस दांजे का जो अल्टीट्यूड अभी है वो अब धीरे नीचे नाम रहा है जब वो पहले वहाँ पर अपियर हुआ था। अगर ऐसा ही चलता तो भी 7 दिन बाद जब वो दांजे ब्रेक होने वाला है तो वो दांजे बिल्कुल सियोल सिटी के मार्च पर रहेगा। जो सुनने के बाद हांता पाक जोंगसू और भी निराश होते हुए कहने लगा, क्या एक गेट जो आप मूव कर रहा है तो भी हमारे पास कोई और मौका नहीं है उसे क्लियर करने के अलावा। और फिर उसी को हम लोग देख पाते आंता बायक होने थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, हम लोग को बड़े एनिमी को फोर्स करना पड़ेगा जिन्हें इतारिम कहा जाता है, लेकिन हम लोग एक एस रैंक गेट के सामने इतना स्टाबिल कर रहे हैं। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, जिस तरह से उसने एस रैंक हांता हाया दोंगसू को हरा दिया था, सो के पास एक ऐसा पोटेंशियल है वो हमें जल्दी ही बहुत जल्दी ही सरप्राइज करने वाला है। अगर ऐसा ही चलता है तो फिर हम लोग सिर्फ उसके लिए एक बोझ जैसा बन जाएंगे। और फिर हांता बायोक उन्होंने बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए अपने मन में कहने लगा, कितने वक्त हो चुके हैं जब मैं किस तरह से खुद को पावरलेस महसूस नहीं कर पाया था। और फिर उसी पर लीम ताइको हरगिज से कहने लगा, पिछले दुनिया में एस रैंक दांजे का जो सब्जेक्ट से कॉम्पीट हो पाया था वो सिर्फ इसीलिए हो पाया था क्योंकि वो युवा पर था। जो सुने पर हांता चोई जोंगिन और भी ज्यादा निराश होते हुए कहने लगा, अगर सिर्फ हांता जो सांग जिन्हू यहाँ पर होता। अगले ही पर हम लोग देख पाते यहाँ पर मौजूद हर एक गिल लीडर बहुत ज्यादा ही परेशान होने लगा है। और फिर इन सभी को इस तरह से परेशान होते हुए देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर खुद से कहने लगा, हर कोई किस लिए इतना दौड़ रहे हैं। जो सुनी बेरू एमसी को देखते हुए कहने लगा, आपको इसके लिए थोड़ा सा भी रेस्पॉन्सिबल फील करने की जरूरत नहीं है। जब मेरे लीग ने मुझे हराया था तो वो आपसे बहुत ज्यादा हायर लेवल में था योग मोनार्च।
जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर डेथ मुझसे ज़्यादा हाई लेवल में था, क्या इसका मतलब मेरे लिए पूरी तरह से असंभव है अभी? और फिर एमसी अपने उस दांजे तैयार के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या असंभव वो कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो मेरे लिए कोई भी एग्जिस्ट करता है। और फिर एमसी बाकी सारी गेरिल्ला की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर जितने भी लोग जो मौजूद है वो सभी मेरे फादर के एब्सेंस को यहाँ पर महसूस कर पा रहा है। चाहे हम लोग प्रिपेयर है या फिर नहीं, वो एस रैंक गैथ हमारे सामने आ चुका है। अगर उसे इसी तरह से छोड़ दिया गया तो फिर हम लोग अपनी इस तैयार को पार नहीं कर पाएंगे और हम लोग यहाँ पर ही खत्म होने वाले हैं। और फिर एमसी और भी ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या कुछ ऐसा चीज जरूर है जो फादर नहीं कर सकते और मैं कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर किसी भी तरह से इसका जवाब ढूंढना ही पड़ेगा। और फिर एमसी अपने गुस्से में अपने दांतों को चिबाते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या किसी भी रास्ता नहीं है यहाँ पर। लेकिन उसी को हम लोग सिस्टम प्लेस में देख पाते एमसी पर एक और नया क्वेस्ट आ चुका है और इस बार इस नया क्वेस्ट का नाम है एस रैंक गेट, जहाँ पर लिखा हुआ है एमसी को इस एस रैंक गेट को किसी भी हालत में आप क्लियर करना पड़ेगा। आप ये चीज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा, क्या। और फिर एमसी हल्की से कहने लगा ये चीज। उसी को हम लोग देख पाते हैं पीछे से कोई एमसी के कंधे पर हाथ रखने लगा, जिसे महसूस करने के बाद एमसी पीछे मुड़ को देखने लगा। लेकिन एमसी के पीछे हम लोग किसी को भी नहीं देख पाते यहाँ पर। आप एमसी को इस तरह से पीछे मुड़ते हुए देखने के बाद हांता चोई जोंगिन एमसी से पूछने लगा, हांता सांग सो यहाँ पर क्या गलत है। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, हर एक चीज जो यहाँ पर प्लान कर सकता है, ऐसा लग रहा है सिस्टम मुझे कह रहा है उसका जवाब मेरे अंदर ही है। और उसी पर एमसी को जैसे कुछ याद आता है। और फिर अगली पल एमसी हंटर बायक उन्हों से कहने लगा, हंटर बायक उन्हों तुम एक बड़ा टाइप हंटर हो मेरे जैसे ही ना, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी पर हंटर बायक उन्होंने थोड़ा सा घबरा तो कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और फिर एमसी अपने सेतु पार को एनालिस करते हुए हंटर बायक उन्हों से कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, मेरे पास वो चीज है, एक ऐसा चीज जो मुझे उस फील टाइम दांजे का अंदर से मिला है। और उसका नाम है व्हाइट टाइगर एंड फिश। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उस नए कॉन्टलेट को बाहर निकलते हुए कहने लगा, बाइक को इसके बिल्कुल अच्छा साउंड नहीं कर रहा है। और सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते एक लेबलिंग आप करने वाला वेपन है। और फिर एमसी हंटर बायक उन्हों से कहने लगा, मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं आपके साथ टेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर, क्या आप मुझे यहाँ पर मदद कर सकते हैं। और फिर अगली पल हमें एमसी के शैडो दांजे का सीन दिखाता है, जहाँ पर एमसी के साथ बाकी सारे एस रैंक के गिल्ड मास्टर वहाँ पर आ चुके हैं। और फिर हंटर चोई जोगिन थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, क्या ये कोई बी रैंक का दांजे नहीं है। और फिर वो लोग एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, हम सभी ने यहाँ पर शो को फॉलो किया है, लेकिन वो यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अभी सामने की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगा। और फिर हंटर चोई जोगी ने हंटर बायक उन्हों को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है। उसी पर हम लोग देख पाते हंटर बायक उन्होंने यहाँ पर बहुत से मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है एमसी उस नए शैडो वेपन की मदद से। आप ये चीज को देखते हुए हंटर चोई जोगिन कहने लगा, मैं नहीं सोच पा रहा वो हंटर बायक उन्हों से यहाँ पर मैजिक वस्तु को हंट क्यों कर रहा है। और फिर अगली बार चेयरमैन वो अब एमसी से पूछने लगा, सो किस लिए अभी हंटर बायक उन्होंने यहाँ पर जो तीन मैजिक बीस्ट है उन्हें हंट कर रहे हैं। जो उस समय एमसी कुछ सोचते हुए हंटर चोई जोगिन से कहने लगा, सॉरी दोस्तों, चेयरमैन उसे कहने लगा, मैं यहाँ पर मेरी नई इक्विपमेंट जिनको मैंने खुद बना है उनके एबिलिटी को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद चेयरमैन वो थोड़ा सा और घबरा तो एमसी से पूछने लगा, क्या एक ऐसा एबिलिटी जिससे तुम एक इक्विपमेंट भी बना सकती हो, क्या तुम्हारी एबिलिटी हंटर सांग जिनों की जैसे सामान को कैद करने जैसा नहीं है। जो सुनने पर एमसी कहने लगा, हाँ उसके जैसा ही है लेकिन उनसे थोड़ा सा अलग है। मैंने सुना है मेरे फादर के सेतु सोल्जर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर रह जाते हैं और वो जितने बड़े चाहिए उतने बड़े आर्मी को अपनी सेतु सोल्जर से कैद कर सकते हैं और वो लोग उनके साथ मिलकर लेवल अप भी कर सकते हैं। उनके कंपेयर में मेरे सेतु सोल्जर एक दिन बाद पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। और फिर एमसी थोड़ा सा सीरियस पीस बात तो चेयरमैन उसे कहने लगा, मैं वो नहीं कर सकता जो मेरा देद कर सकते हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं चेयरमैन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने गीत के कॉन्ट्रेट को एनालिस करते हुए कहने लगा, लेकिन मेरे पास कुछ अलग तरीके हैं जो मेरे फादर से पूरी तरह से अलग है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जो मैं जरूर कर सकता हूँ। और फिर एमसी अपने गॉन्टलेट के बारे में देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरे शैडो केस एबिलिटी की मदद से मैं शैडो सोल्जर के यहाँ पर एक शैडो इक्विपमेंट क्रिएट कर सकता हूँ। उन सारी इक्विपमेंट बेसिक कुछ ऐसे इक्विपमेंट भी होता है जो लेवल अप भी कर सकता है और वो लोग उस रंग चेत को अप्लाई भी कर सकते हैं जो भी उन्हें पहनता है। जब वो लोग एक शैडो सोल्जर थे। जो सुनी बात चेयरमैन वो अब घबरा तो कहने लगा, आप तुम मुझसे ये मत कहना, तुमने हंटर बायक उन्हों को जो चीज अभी दिया है वो एक लेवल अप करने वाला इक्विपमेंट है।
जो सुने वह हांता चोई जोंगिन एमसी से पूछने लगा, अगर तुमने जो कहा है अभी वो बिल्कुल सच है तो फिर तुम कह रहे हो इस इक्विपमेंट को पहनने के बाद कोई भी हांता उस मैजिक बिस्ट को हाथ कर सकता है खुद को ताकतवर बढ़ाने के लिए। जो सुनी वह एमसी उनकी तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, मुझे लगता है ये चीज पूरी तरह से पॉसिबल है। और फिर उसी वो एमसी बायो उन्हों की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर यहाँ पर कोई भी इशू आता है वो चीज़ यही है, मुझे अभी भी नहीं मालूम मेरे अलावा कोई और इंसान इस इक्विपमेंट को लेवल अप कर सकता है या नहीं। उसी वो हम लोग देख पाते हांता बायक उन्होंने इंतसानी मेजी बिस्ट को मारते हुए अपने मन में कहने लगा, ये कौतले जिसे शो ने मुझे दिया है ये सच में मेरी सोच से भी ज़्यादा अमेजिंग है। और फिर वो जमीन में अपने पाँव को मारते हुए अपने मन में कहने लगा, इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में भूल जाओ, जॉब से मैंने इसे इक्विप किया है। और फिर वो बहुत सारे और सेंटिफिक मोस्ताओं को मारते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने यहाँ पर और एक नया स्किल को सीख लिया है। सच में दोस्तों यह वो बायक उन्हों को ज़्यादा भी कूल दिख रहा है इस कॉन्थलेट्स का साथ मिलकर। उसी वो सिस्टम पहले से हमें दिखाई दे बायक उन्हों को एक नया स्किल मिल चुका है जिसका नाम है सार्ज। लेकिन अगली पर कुछ महसूस करने पर एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते अब एमसी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और फिर हमें दिखाई दे हांता बायक उन्होंने जो सेतु आइटम को अभी पहना हुआ है उसका लेवल अप हो चुका है और उसकी स्टेज भी आप पहले से बढ़ चुका है, जिसे महसूस करने पर हांता बायक उन्होंने थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा, क्या मेरा शरीर बहुत ज्यादा ही हल्का फील कर रहा है पहले से। और फिर एमसी बाकी सारी गिल मस्ती तरफ देखते हुए कहने लगा, अभी हमारे पास सिर्फ 6 दिन का वक्त है उस डंजन ब्रेक होने से पहले। उसके होने से पहले मैं हर किसी के लिए एक नया इक्विपमेंट को कैद करने की कोशिश करूंगा। जो सुनकर हांता चोई जोगिन थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगा, क्या एक लेवल अप करने वाला इक्विपमेंट हम सभी के लिए। जो सुनी वह एमसी अपने गौतलेट को दिखाते हुए कहने लगा, आप जितने भी तैयार हमारे सामने आने वाले हैं आप एक साथ मिलकर उनके खिलाफ फाइट कर हम लोग जीतने वाले हैं। जो सुनी पर हम लोग देख पाते हांता पाक जोंगसू और हांता मा दोंगो बहुत ज्यादा ही शौक होता है यहाँ पर। अगली वो हांता चोई जोंगिन एमसी के अभी तक करीब जाकर एमसी से कहने लगा, हांता सांग सो क्या तुम मेरे लिए एक ऐसा आइटम बना सकते हो जो फायर एलिमेंट्स को यहाँ पर एनहांस कर पाए। जो सुनिमा हांता लिम ताई को कहने लगा, नहीं पहले मेरे लिए एक ऐसा बो बनाओ। जो सुनिमा एमसी परेशान होती है उन सभी से कहने लगा, ये चीज कोई ऐसा चीज नहीं है जो से मैं खुद डिसाइड कर पाऊँ। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं पाक जोंगसू एमसी से कहने लगा, क्या कोई ए रैंक का हंटर एक एस रैंक हंटर जितना ताकतवर बन सकता है। और हंटर मा दोंगो एमसी से कहने लगा, क्यों चीज क्यों ना हम लोग पहले सबसे सीनियर आदमी से यहाँ पर शुरू करते हैं। उसी वह उनके पीछे से हम लोग चेयरमैन वो को देख पाते जो अभी एमसी और इन सभी को देख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते चेयरमैन वो अब पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और फिर चेयरमैन वो हांग सांग जिन्हों के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, हांता सांग जिन्हों की जो अथॉरिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट है और वो फॉलोलेस है, उसे किसी और की मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। उसकी तुलना में जो शो के पास अथॉरिटी है वो थोड़ा सा कमजोर जरूर है लेकिन वो हर किसी को यहाँ पर लीड जरूर कर सकता है। और फिर एमसी के 5 सेल के बारे में सोचते हुए कहने लगा, वो लोग जो लोग पिछले दुनिया में थोड़ा सा भी मदद नहीं कर सकते थे शो के पावर के साथ उन लोगों के पास भी आशा है उनके खिलाफ फाइट करने के लिए। और फिर वो सांग जिनों के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या होगा अगर मुझे मौका मिला उसके साथ फिर से फाइट करने का। और फिर चेयरमैन वो सांग जिन्हों को खुद से दूर जाते हुए इमेजिन करने लगा। अगली बार थे सांग जिन्हों एमसी और बाकी से हांता के बारे में इमेजिन करने लगा। और फिर थोड़ा सा मुस्कुरा को चेयरमैन वो अब कहने लगा, ये चीज अभी भी मेरे लिए सिर्फ एक सपना ही है लेकिन मैं आशा कर रहा हूँ ये दिन जरूर आने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिन होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।